छी, ये भाग गई। कितनी डरपोक बिल्ली है। सोलोमन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कड़वाहट से बुदबुदाया। उससे थोड़ी दूर अज़रियल जमीन पर घुटनों के बल बैठा उस स्मारक को निहार रहा था जो कभी मानवता की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक था। शायद यह अभी तक नहीं गिरा है, इसके बावजूद कि चारों ओर सब कुछ छिपा हुआ है। यह इस बात का प्रमाण है कि मानवता भी नहीं गिरी है, यह आशा की एक किरण है। सोलोमन अब तक उस प्राणी का पीछा कर चुका होता, लेकिन फिलहाल यह उसकी प्राथमिकता नहीं थी। नहीं, इस समय उसकी प्राथमिकता उसके सामने घुटनों के बल बैठा लड़का था। तेज हवा चलने से लड़के के काले बाल उड़ने लगे। ये सचमुच वही है। ये सोचना कि वह इतने समय तक जीवित था, सोलोमन ने सोचा। उन्हें पहले से ही यहाँ घटित स्थिति का अंदाजा था। उसने अज़रियल के स्थान पर अचानक मन की वृद्धि महसूस की थी और जितनी जल्दी हो सके वहां पहुंचने की कोशिश की थी। सुलेमान को डर था कि अब बहुत देर हो चुकी है और अज़रियल वास्तव में मर चुका है। वह प्राणी, कम से कम वह अथाह श्रेणी का था। अज़रियल से थोड़ी दूर रुककर उसने उसकी पीठ की ओर देखा। उसे ऐसा लग रहा था कि यदि हवा थोड़ी सी भी तेज हो जाए तो अज़रियल उड़ जाएगा। मुझे आश्चर्य है कि उसने क्या देखा। हालांकि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अज़रियल को सांत्वना नहीं देगा। वह व्यक्ति नहीं जिसके बारे में वह मानता था कि वह शून्य क्षेत्र से अकेले ही बच गया है। वह नहीं जो क्रिम्सन कबीले का बेटा है। वह नहीं जिससे उसे इतनी बड़ी उम्मीदें थीं। पूरे 1 मिनट के बाद अज़रियल बिना मुड़े बोला, अगर आप 1 सेकंड भी देर से आते तो मैं मर जाता। शुक्रिया। तो राजकुमार ने सराहना करना सीख लिया है। जब आप मूलतः अपना पूरा जीवन किसी दूसरी दुनिया में बिताते हैं तो आप एक या दो चीजें सीखते हैं, अज़रियल ने हंसते हुए उत्तर दिया और अंततः खड़े होकर पीछे मुड़े। हाँ, आप एक बेघर व्यक्ति की तरह दिखते हैं, हालांकि मुझे लगता है कि तब भी आप उतने ही आकर्षक दिखते हैं। सोलोमन ने यह बात अज़रियल के पूरे शरीर को देखते हुए कही, अज़रियल के होठों की मरोड़ और उसकी सतर्क निगाहों को अनदेखा करते हुए। निश्चित रूप से वह पिछले कुछ वर्षों में अधिक सुंदर हो गया है। उसने अज़रियल के जमे हुए कंधे पर नज़र डालते हुए सोचा। ओह, क्या आपने शून्य क्षेत्र में अपनी अंतरिक्ष अंगूठी खो दी? पब फ्यूचर एड्स। अज़रियल ने कंधे उचकाए, कुछ ऐसा ही। ठीक है, इसे यहाँ ले लो। ये कहते हुए सोलोमन ने एक चमकदार पन्ने जैसे तरल से भरी छोटी शीशी अज़रियल की ओर फेंकी। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे वह उसे कहीं से उठा लाया हो। वाह, सौभाग्यवश अज़रियल ने उसे जमीन पर गिरने से पहले ही पकड़ लिया। अरे, जरा संभल कर, तुम्हें पता है ये कितने महंगे हैं? अज़रियल ने मुंह बनाया, जिससे सोलोमन जोर से हंस पड़ा। हा, अरे यार, पैसों को लेकर तुम इतने संवेदनशील कब से हो गए? तुम क्या बकबक कर रहे हो? जब बात पैसों की आती है तो मैं हमेशा सतर्क रहा हूँ। उफ़, ज़रूर, बस जाओ और वो मरहम वाली दवा पी लो। तुम्हारा जख्म इतना गंभीर नहीं है, इसलिए इतना काफ़ी होगा। अरे, अज़रियल ने मन ही मन शाप दिया, लेकिन फिर भी उसने आज्ञा का पालन किया, जिससे सुलेमान और अधिक प्रसन्न हुआ। हे, वह पहले से कहीं अधिक जीवंत हो गया है। हालांकि मुझे आश्चर्य है कि उसने ऐसा क्या देखा कि वह रोने लगा, सोलोमन ने अज़रियल के चेहरे पर आंसू के निशानों को देखते हुए सोचा। खैर, यह मेरा काम नहीं है जब तक कि वह मुझे बताने का फैसला न कर ले। ये सोचते हुए वह अंततः उसकी ओर चलने लगा। तारानकन। अरे, यह आदमी हमेशा मुझे परेशान करता है। सोलोमन अज़रियल में ऐसे घूमता रहा जैसे वह किसी चिड़ियाघर का कोई जानवर हो। अज़रियल के होठों से एक आह निकली। कम से कम मेरा दिमाग अभी जो हुआ उस पर केंद्रित नहीं है। मुझे सचमुच अपने मन को मजबूत करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसा कुछ दोबारा न हो। अपने आप को दृढ़ करते हुए उसने अंततः सोलोमन से बात करने का निर्णय लिया, जो उसे इस तरह से देख रहा था कि उसका पूरा शरीर कांप उठा। कमबख्त खौफनाक, आप क्या कर रहे हो? ओह, मैं कुछ खास नहीं, बस उस लड़के के बारे में जानना चाहता था जो शून्य दुनिया में पूरे 2 साल तक जिंदा रहा। तो तुमने ये कैसे किया? वास्तव में शून्य क्षेत्र के बजाय मैं पिछले 17 वर्षों से लियो करूमी के रूप में एक वैकल्पिक पृथ्वी पर था, इससे पहले कि मैं इस शरीर में निवास करता और पिछले अज़रियल क्रिम्सन से सब कुछ विरासत में प्राप्त करता, अज़रियल ने सोचा। कंधे उचकाते हुए अज़रियल ने जवाब दिया, और कैसे? मैं हर बार जब भी कोई शून्य प्राणी देखता था, भाग जाता था और उन जगहों पर छिप जाता था जहां वे नहीं जाते थे। वह झूठ बोला। वह वास्तव में ये सब सोलोमन को नहीं बता सकता था, जब तक कि वह ये न सोच रहा हो कि उसे उससे भी अधिक पागल कहा जाएगा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वह किसी एक चीज़ में अच्छा था तो वह था झूठ बोलना। अगर उसे इससे फ़ायदा होता तो वह बिना सोचे समझे झूठ बोल देता।
वह चाहे कितना भी विश्वासघाती क्यों न हो, अज़रियल उतनी ही आसानी से झूठ बोल सकता था जितनी आसानी से वह सांस ले सकता था। इसके अलावा वह आसानी से झूठ बोलकर सबको धोखा दे सकता था। उनके पास कुछ मौलिक बात थी जो इस दुनिया में किसी और के पास नहीं थी। ज्ञान। यदि वे उससे अधिक विशिष्ट जानकारी देने के लिए कहें तो वह आसानी से उस स्थान का वर्णन कर सकता है जहां नायक को सिस्टम द्वारा भेजा जाएगा। भाग गए और छिप गए, है ना? जरूर, लेकिन मुझे शक है कि बस इतना ही था। इससे यह नहीं पता चलेगा कि अब तुम इतने ताकतवर कैसे हो, सोलोमन ने कहा। उसकी आंखें लगभग चमक उठीं जब उसकी लाल आंखें, जो अज़रियल की भी थीं, उसकी आंखों से मिलीं। तुम इसके बारे में बहुत गहराई से सोच रहे हो। मैंने केवल उन्हीं को मारा जिन्हें मैं भोजन के लिए मार सकता था और साथ ही उनके मेनाकोर भी इकट्ठा किए। ये स्वाभाविक है कि ऐसे वातावरण में जीवित रहने से मुझे और अधिक शक्तिशाली बनने में मदद मिलेगी। ठीक है, ठीक है। और तो, अब आप किस रैंक और ग्रेड में हैं? एक क्षण के लिए तो अजील ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन अंत में उसने अपना सिर हिला दिया, क्योंकि सुलेमान से इसे छिपाने का कोई मतलब नहीं था। मैं अभी ग्रेड 3 इंटरमीडिएट में हूँ। जैसे ही उसने ये कहा, उसे हवा में एक हलचल महसूस हुई और सोलोमन के चेहरे पर अचानक एक शिकारी मुस्कान आ गई। कुछ सेकंड के लिए उसके नीचे की जमीन भी कांप उठी। ये कमबख्त पागल, हाँ, सिर्फ 2 साल शून्य क्षेत्र में जीवित रहकर इतने कम समय में ग्रेड 3 इंटरमीडिएट बनना। अगर आपको वास्तव में उचित प्रशिक्षण मिले और शून्य क्षेत्र में ज्यादा समय बिताया जाए तो क्या होगा? आखिरी हिस्सा खुद से बुदबुदाते हुए सोलोमन ने उसकी आंखों में गहरी नज़र से देखा। अज़रियल, बताओ, क्या तुम और मैं सबको छोड़कर अगले 5 साल के लिए शून्य लोक में रहने चले जाएं, है ना? तुम्हें तो इसकी आदत हो गई है ना? सुलेमान के होठों से निकले शब्दों को सुनकर अज़रियल का मन एक क्षण के लिए ठहर गया। हाँ, वह असली है। यह पागल सचमुच असली है। हाँ, आप वाकई मजाक करने में माहिर हैं। हमें शायद बाहर निकल जाना चाहिए क्योंकि अंकल रागना चिंतित होंगे क्योंकि ड्रोन को उस अजीब शून्य प्राणी ने खा लिया है, अज़रियल ने अजीब तरीके से कहा जबकि सोलोमन ने केवल अपनी जीभ चटकाए। ठीक है, ठीक है। वह बूढ़ा आदमी अब तक घबरा गया होगा। काश तुम पर हमला करने वाले उस शून्य प्राणी को मेरी उपस्थिति का इतनी जल्दी आभास न होता तो शायद मैं उसे। अज़रियल ने कड़वाहट से मुस्कुराया लेकिन आंतरिक रूप से राहत महसूस की कि वह उस स्थिति से बाहर निकलने में कामयाब रहा। मैं कसम खाता हूँ, उसे अपना सिर जांचना चाहिए, उसने सोचा, हालांकि वह वास्तव में सोलोमन के तर्क को भी समझता था। इतने कम उम्र के किसी व्यक्ति के लिए शून्य क्षेत्र में 2 साल तक जीवित रहना, और इतना ही नहीं बल्कि सोलोमन की नज़र में अज़रियल ने इतने शून्य प्राणियों को मार डाला था कि वह ग्रेड 3 इंटरमीडिएट बनने के लिए रैंक कर सकता था। नायक के अलावा वर्तमान में कोई भी उतना मजबूत नहीं है जितना कि 16 साल की उम्र में अज़रियल है। हालांकि अकादमी तक किसी को भी नायक के बारे में पता नहीं था। रुको, आज कौन सी तारीख है? क्या अकादमी शुरू हो चुकी है? अपना सिर हिलाते हुए उसने निश्चय किया कि जब वह कहीं सुरक्षित स्थान पर होगा तब वह और अधिक जानकारी प्राप्त करेगा। क्या आप जानते हैं कि वह मूलतः आपकी उम्र के बराबर ही है? बिल्कुल, फिर भी वह अपनी उम्र के हिसाब से बहुत परिपक्व है। उसे थोड़ा मज़ा करना सीखना होगा। खैर, जो भी हो। अपना सिर हिलाते हुए सोलोमन अचानक घूम गया और नीचे झुक गया। मिलकर रहना, क्या, या फिर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें राजकुमारी की तरह गोद में उठाऊं? सैन्य अड्डे तक वापस जाना अज़रियल जैसे व्यक्ति के लिए अत्यंत शर्मनाक था और वह इसके बारे में फिर कभी बात नहीं करना चाहता था। हालांकि वह वास्तव में ज़्यादा शिकायत नहीं कर सकते थे क्योंकि सोलोमन की सवारी से अधिक सुरक्षित सवारी शायद ही कोई और हो जो वास्तव में एक संत थे। हालांकि यह याद रखना कठिन है, किसी भी शून्य प्राणी ने उन पर हमला नहीं किया था या किसी संत की उपस्थिति को महसूस करते हुए उनके करीब आने की हिम्मत भी नहीं की थी। अज़रियल को यह बात समझ में आ गई, लेकिन उसे यह बात अजीब भी लगी क्योंकि हमेशा कुछ लोग ऐसे होते थे जिन्हें वास्तव में इसकी परवाह नहीं होती थी, खासकर इस बात की कि सुलेमान ने उसकी उपस्थिति को दबाने की कितनी कोशिश की थी। पिछले कुछ घंटों में यूरोप में घटित हुई अजीब घटनाओं के बारे में सोलोमन से एक मोटा सारांश प्राप्त करने के बाद ही उन्हें इसका कारण समझ में आया। फिर भी सोचिए कि एक लेविथान श्रेणी का प्राणी गायब हो गया है। अगर ये सारी अजीबोगरीब घटनाएं न होती तो शायद मैं मर ही जाता। क्या मृत्यु के देवता का इसमें कोई हाथ है? वह ये बात तब सोच रहा था जब वह बिना खिड़कियों वाले एक साधारण कमरे में बिस्तर पर बैठा था। कमरे में एक सिंगल बेड, एक कुर्सी के साथ एक डेस्क और बाथरूम की ओर जाने वाला एक दरवाजा था। सैन्य अड्डे पर पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्होंने एक कमरे की मांग की ताकि वे थोड़ा आराम कर सकें, स्नान कर सकें और नए कपड़े खरीद सकें। सौभाग्य से सोलोमन की मदद से ये सब शीघ्रता और सुचारू रूप से हो गया।
अज़रियल ने तुरंत स्नान किया, एक साधारण काली टी शर्ट और पजामा पहना और 4 घंटे तक सोता रहा। हाँ, उसने अंकल रागनर को ज़रूर बता दिया होगा कि मैं पहले से ही यहाँ हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे थोड़ा वक्त दिया और कम से कम आराम करने दिया। अपने आप से बात करते हुए अज़रियल ने अपनी उंगलियां अपने लंबे बालों में फिराईं। मुझे घर वापस जाने से पहले इसे काट देना चाहिए। खड़े होकर शरीर को तानते हुए अज़रियल ने मेज़ पर नज़र डाली। वहाँ एक खास काली वर्दी रखी थी, जिसे मोड़कर ऊपर काले दस्ताने पहने हुए थे। कुर्सी पर एक काले रंग का फर वाला कोट लटका हुआ था। काली वर्दी के बगल में वोइड ईटर के लिए एक होल्स्टर भी रखा था। मुझे लगता है कि वे चाहते हैं कि कमरे से बाहर जाने से पहले मैं सैनिकों के सामने अच्छा दिखूं। अपने आप से बुदबुदाते हुए उसने अंततः रागनर फ्रॉस्ट से मिलने के लिए कपड़े बदलने का निर्णय लिया। तारानकन तारानकन आवासीय भवन से बाहर निकलते हुए, जो सैनिकों के प्रशिक्षण के कारण पूरी तरह से खाली था, अज़रियल ने उस भवन की ओर जाने से पहले थोड़ा चक्कर लगाने का फैसला किया जहां सोलोमन और रागनार थे। सोलोमन ने उसे पहले ही बता दिया था कि वह अपने कमरे में जाए जहां उसे आराम करने के बाद उससे और रागनार से मिलना चाहिए। रात हो चुकी थी और आकाश में पूरा चांद दिखाई दे रहा था। ये कपड़े मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और आरामदायक भी हैं, अज़रियल ने प्रशिक्षण सुविधाओं की ओर जाते हुए सोचा। सिर्फ 16 साल की उम्र में यूरोप के किसी सैन्य अड्डे पर होना एक दुर्लभ अवसर था। वह जाने से पहले वहां घूमना चाहता था। खैर, मुझे लगता है कि मेरी हैसियत को देखते हुए यहाँ दोबारा आना इतना मुश्किल नहीं होगा। या शायद अब होगा। सबसे पहले उन्हें मृत मान लिया गया था, क्योंकि वे अपने पिता के साथ यूरोप के निकट एक सैन्य अड्डे पर गए थे। अरे, अब वे शायद थोड़ा ज़्यादा सुरक्षात्मक हो गए हैं, अज़रियल ने कड़वाहट से सोचा, ये जानते हुए कि अगर उसके माता पिता मृत्यु से लौटने के बाद उसकी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने की कोशिश करेंगे तो ये सिरदर्द बन जाएगा। मुझे बस उन्हें ठीक से यकीन दिलाना है। मेरा मतलब है, ये तथ्य कि मैं जिंदा हूँ और उनकी नज़र में मैं अकेले शून्य लोक से बच निकलने में कामयाब रहा हूँ, इस बात का सबूत है कि मैं खुद को संभाल सकता हूँ, है ना? हालांकि वास्तविकता यह है कि उसे अपने कौशल में सुधार करने के लिए प्रशिक्षण भी लेना होगा। मुझे अपनी तलवारबाजी कला में निपुणता हासिल करने पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। जब उसका मन बहुत सी चीज़ों के बारे में सोच रहा था, अंततः वह प्रशिक्षण मैदान पर पहुंचा जहां उसने सैनिकों को प्रशिक्षण लेते देखा। पाकौर, वे सभी अनेक बाधाओं से गुजर रहे थे, जिन्हें पार करने का साहस पिछले जन्म में अधिकांश मनुष्य तब तक नहीं करते थे जब तक कि उन्हें जीवित रहने की गारंटी न हो। फिर भी यहाँ हर एक व्यक्ति बिना किसी सुरक्षा के प्रशिक्षण ले रहा था। मुझे लगता है पाकौर सीखना समझदारी है, क्योंकि यह तभी फायदेमंद होता है जब छोटे शून्य जीवों का सामना करना पड़े। तब पूरे इलाके को हथियार की तरह सही ढंग से इस्तेमाल किया जा सकता है। यद्यपि उनकी मुद्रा और अभिव्यक्ति से ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा था, लेकिन वे आंतरिक रूप से बहुत प्रभावित और आश्चर्यचकित थे, ये देखकर कि बाधा कोर्स कितने ऊंचे थे और अधिकांश लोग कितनी आसानी से उन्हें पार कर रहे थे। यहाँ अधिकतर लोग संभवतः विशेषज्ञ और विशेषज्ञ हैं, जैसा कि सबसे खतरनाक सैन्य ठिकानों में से एक से अपेक्षा की जाती है। ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है। प्रशिक्षक, जो उन्हें पूरी एकाग्रता से देख रहा था, अचानक चिल्लाया। पल भर भी नहीं बीता कि सभी सैनिक रुक गए और ऊपर वाले वापस जमीन पर कूद पड़े। हाँ, बहुत बढ़िया काम है। हाँ, मैं अपना व्यक्तिगत रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब रहा। छी यार, मैं धीमा हो गया हूँ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम लगातार डोनट्स खाते रहे। सैनिकों को एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हुए खुशी से हंसते हुए देखा जा सकता था। वे सभी केवल बिना आस्तीन वाली सफ़ेद टी शर्ट और काली सैन्य पैंट पहने हुए थे। वे उन पैंटों में कैसे चल सकते हैं? अज़रियल ने सोचा, जब उसकी नज़र अचानक एक सैनिक से मिली जो उसे देखकर बेहद सतर्क हो गया। लगता है ज़्यादातर लोग मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं, और जाहिर है इन कपड़ों में मैं और भी ज़्यादा संदिग्ध लगूंगी। उसने जो कपड़े पहने थे वे निश्चित रूप से अच्छे थे और उस पर काफ़ी जंच रहे थे, लेकिन उन पर कोई रैंक नहीं थी। आखिर यह फर वाला कोट क्यों? यह इतना ठंडा भी नहीं था। तुम कौन हो? सिपाही ने दूर से उसे गौर से देखने के बाद पूछा। उसकी ठंडी आवाज़ पूरे प्रशिक्षण मैदान में गूंज उठी और सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सबने सिपाही की तरफ देखा और फिर उसकी नज़रों का पीछा करते हुए अज़रियल की तरफ देखा। वह जिस सैन्य अड्डे पर था, वह न तो बहुत बड़ा था और न ही उसमें बहुत अधिक परिवर्तन हुए थे, जिसका अर्थ था कि यहाँ के अधिकांश सैनिक एक दूसरे को इतना जानते थे कि वे किसी को भी पहचान लेते थे। अज़रियल जैसे व्यक्ति को देखकर, जिसके कपड़ों पर कोई बैज नहीं लगा था, वे सभी चिंतित हो गए। शायद मुझे इस बारे में सोच लेना चाहिए था, अज़रियल ने सोचा। शायद उसे यहाँ घूमने नहीं आना चाहिए था, ऐसे खतरनाक देश में तो बिल्कुल नहीं।
जैसे ही अज़रियल अपना मुंह खोलकर उनसे बात करने वाला था, प्रशिक्षक अचानक चिल्लाया, मैं क्रिम्सन कबीले के राजकुमार अज़रियल को नमस्कार करता हूँ। उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी छाती पर पटकी और सम्मान में सिर झुका लिया। ऐसा लग रहा था कि केवल उच्च सैन्य पद वाले ही अज़रियल की यहाँ मौजूदगी के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे। प्रशिक्षक, जो उनमें से एक था, समय रहते उसे पहचान गया। पूरे क्षेत्र में सन्नाटा छा गया जब सैनिक ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि उन्होंने क्या सुना था, और वे बड़ी बड़ी आंखों से अज़रियल और प्रशिक्षक के बीच देख रहे थे। जब तक, मैं क्रिम्सन कबीले के राजकुमार अज़रियल को नमस्कार करता हूँ, उनमें से प्रत्येक ने एक साथ कहा, प्रशिक्षक के समान ही हाव भाव दोहराते हुए। अज़रियल ने उनकी ओर देखा, उसका चेहरा अस्पष्ट था, क्योंकि उनमें से प्रत्येक ने धीरे धीरे उसकी प्रतिक्रिया पर संकोच और थोड़ा डर के साथ देखा। हो, राजकुमार, अज़रियल ने सोचा, और ठीक है, उनकी नज़र में मैं राजसी हूँ। चारों महान कुल मूलतः सभी की नज़रों में राजघराने से भिन्न नहीं हैं, क्योंकि वे महाद्वीप के सभी लोगों के सम्मान के साथ एशिया पर शासन करते हैं। मैं इस बात को भूल गया और मैंने सोचा कि सोलोमन के शब्द मजाक कर रहे थे। जो संभवतः वह था, मुझे कुछ कहना चाहिए, नहीं। अपने मन को शांत करते हुए अज़रियल अजीब तरह से मुस्कुराया और उनसे बोला, उद्धरण चिन्ह ... धन्यवाद। कमरे में एकमात्र ध्वनि दीवार पर लगी घड़ी की लगातार टिक टिक की थी। जोकिन अपनी मेज के पीछे कुर्सी पर बैठे थे, उनकी आंखें बंद थीं, उनका चेहरा अस्पष्ट था। खुली खिड़की से हल्की हवा का झोंका आया, जिससे उसके कंधों तक लटकते हुए ऑब्सीडियन बाल लहराने लगे। जैसे ही घड़ी की टिक टिक फिर शुरू हुई, उसका फ़ोन बज उठा। आंखें खोलने पर उन्हें गहरे काले गोले दिखाई दिए जो अंतहीन शून्य की तरह सारे प्रकाश को अवशोषित करते प्रतीत हो रहे थे। उसने मेज़ पर रखे अपने फ़ोन पर नज़र डाली और समय देखा। रात के 12 बजे। एक और साल ऐसे ही बीत गया। वह बुदबुदाया। अज़रियल क्रिम्सन, उनके बेटे का जन्मदिन आधिकारिक तौर पर बीत चुका था। यह एकमात्र दिन था जब उनकी बेटी, जो उनसे दूर और उदासीन हो गई थी, अकादमी से घर आती थी, और तब तक प्रशिक्षण से दूर रहती थी जब तक कि वह थक कर गिर नहीं जाती थी। ये सुनकर जोकिन का दिल दहल गया। क्रिम्सन एस्टेट का माहौल बहुत बुरा था, हर कोई अकेला रहना पसंद कर रहा था, यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी। अपने बेटे के साथ बिताए अंतिम क्षणों को याद करते हुए उनके दिल का दर्द और अधिक बढ़ गया। अज़रियल की उदासीन अभिव्यक्ति, बिना किसी चिंता के, जब वह शून्य दरारें उभरती हुई देख रहा था और जोआक्विन उनमें से निकल रहे कष्टदायक जीवों से लड़ रहा था। जोकिन को पूरा विश्वास था कि उसके पिता घृणित चीज़ों की लहरों पर विजय पा लेंगे, लेकिन वह कभी समझ नहीं पाया कि उसका बेटा क्या सोच रहा था। अज़रियल ने कभी अपनी तरफ से पूरी कोशिश नहीं की, फिर भी उसने कभी ढिलाई नहीं बरती। उसने अपनी प्रतिभा को जितना हो सके छिपाने की कोशिश की, हमेशा सोने के लिए क्लास छोड़ देता था। फिर भी जोआक्विन को याद था कि कैसे अज़रियल रात में अकेले प्रशिक्षण लेता था, जब सभी को सो जाना चाहिए था। उसकी लाल आंखों में हमेशा एक आग रहती थी जो प्रशिक्षण के दौरान बुझ नहीं पाती थी। यह आग किसी ऐसी चीज़ से प्रेरित होती थी जो उसे लगातार तलवार चलाने पर मजबूर करती थी। मैं एक पिता के रूप में तुम्हारे साथ असफल रहा, मेरे बेटे। जोआक्विन की आवाज़ भारी थी। उसे समझ नहीं आया कि अज़रियल कभी भाग क्यों नहीं गया। वह हमेशा अपने बेटे पर नज़र रखता था, ये सुनिश्चित करता था कि उसे कोई नुकसान न पहुँचे। लगभग हमेशा। काश वह एक सेकंड न होता। बस इतना ही काफ़ी था। एक पल ही काफ़ी था जब कई गहरे स्तर के जीवों ने हमला कर दिया और उसका पूरा ध्यान अपनी ओर खींच लिया। ठीक उसी क्षण अज़रियल गायब हो गया था। कहीं नहीं मिला। घबराहट गुस्से में बदल गई क्योंकि उसे बुरा लगने लगा था। उसने अज़रियल का नाम चिल्लाया, उसकी आवाज़ कर्कश और हताश थी, और वह युद्ध के मैदान में तेज़ी से भाग रहा था। उसने हर जगह खोज की, अपने सामने आने वाले हर प्राणी का पेट फाड़ दिया, उनकी आंतें निकाल दी, और अपने किसी भी संकेत को खोजने के लिए वह बेचैनी से खोजता रहा। अभी तक वह उसे कभी नहीं मिला। उस दिन के बाद से उसने खुद को कभी माफ़ नहीं किया। उसकी बेटी बेरहम हो गई थी, सबको अपने से दूर कर लिया था और मजबूत बनने की कोशिश कर रही थी। वह केवल अपनी पत्नी को सांत्वना दे सकता था, क्योंकि वह भी उसके लिए यही कर रही थी, अपने बेटे के लिए शोक मना रही थी, जिसे मृत मान लिया गया था। क्रिम्सन कबीला बाहर से एक अटूट दीवार की तरह दिखता था, लेकिन वास्तव में वे अंदर से टूटे हुए थे। जोआक्विन ने हालात सुधारने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि सिर्फ अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। फिर भी उसने कभी भी अज़रियल की मौत की घोषणा जनता के सामने नहीं की। वह नहीं कर सका, परिणामों के कारण नहीं, बल्कि वह मरा नहीं है। जोआकिन को यह मानने से इनकार था कि उसके बेटे जैसा कोई सचमुच मर गया था। ऐसा हो ही नहीं सकता था कि उसका बेटा गिरता। वह खड़ा होकर धीरे धीरे खुली खिड़की के पास गया और पूर्णिमा को निहारा। उद्धरण चिन्ह ...
सुंदर, आज रात चांद बहुत खूबसूरत था। काश उसकी सतह पर ये भयानक जीव न रहते। जोआक्विन की आवाज़ थोड़ी कांप रही थी जब वह दोबारा बोला, उसकी निगाहें सफ़ेद चांद पर टिकी हुई थीं। तुम्हारी रगों में लाल रक्त बह रहा है, अज़रिएल। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मरना कभी भी एक विकल्प नहीं था। तेज़ हवा चल रही थी जिससे उसके बाल बेतहाशा लहरा रहे थे। जोकिन ने अपनी मुट्ठी तब तक कसी रही जब तक खून लकड़ी के फर्श पर टपकने नहीं लगा। तो फिर तुम कहाँ हो? तारानकन तारानकन। शुक्रिया। कौन कहता है सिर्फ शुक्रिया? उफ, मैं मरना चाहता हूँ। रुको, नहीं, मैं अभी वापस आता हूँ। धिक्कार है, मैं 2 बार मरना चाहता हूँ। नहीं, 3 बार, मैं पहले ही 2 बार मर चुका हूँ। मैं आखिर क्या कह रहा हूँ? अज़रिएल अंदर ही अंदर बहुत परेशान था। वह भावशून्य भाव से सैनिकों को देख रहा था। वह खुद को किसी गड्ढे में दफना देना चाहता था और कभी बाहर नहीं निकलना चाहता था। हालांकि किसी कारणवश उन्हें एक छोटी सी मुस्कान देना और धन्यवाद देना ही उनमें से प्रत्येक की आंखों में चमक लाने के लिए पर्याप्त था। उफ, कितना आसान है। सिर्फ शुक्रिया कहने से ही मुझे बुरा लग रहा है। राजकुमार अज़रिएल, मैं आपको पहले न पहचान पाने के लिए क्षमा चाहता हूँ, प्रशिक्षक ने अचानक अपना सिर झुकाते हुए कहा। उसके बाद अन्य लोगों ने भी ऐसा ही कहा। वे निश्चित रूप से मेरा सम्मान उससे कहीं अधिक करते हैं जितना मैंने सोचा था। भले ही उनमें से प्रत्येक मुझे आसानी से पीट सकता है। हालांकि वह इस बात से खुश था कि उसके सामने खड़े सैनिक कितने सम्मानजनक थे। आपको अपना सिर झुकाने की जरूरत नहीं है। मैं वास्तव में आप सभी के समर्पण से प्रभावित हूं, जो बिना किसी डर के इतनी देर रात इतने खतरनाक देश में प्रशिक्षण ले रहे हैं। अज़रिएल ने उनकी प्रशंसा की। वह देख सकता था कि उनकी आंखें और भी अधिक चमक रही थीं, क्योंकि उनमें से कुछ की ओर से मिलने वाली सतर्कतापूर्ण निगाहें काफ़ी कम हो गई थीं। मुझे खुशी है कि मुझे लोगों की चापलूसी करने के वे सबक अब भी याद हैं, प्रशिक्षक ने कहा। जब हम किसी भी क्षण संघर्ष कर सकते हैं तो हमारे लिए शीर्ष फॉर्म में होना स्वाभाविक है। अज़रिएल ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी ओर सिर हिलाया। ये सचमुच सच है। प्रशिक्षक ने जो कुछ कहा था उसे स्वीकार करते हुए वह बातचीत समाप्त करने वाला था। उसे यह नहीं पता था कि वह उनसे और क्या बात कर सकता है, और उस भवन में जाने वाला था जहां उसे सोलोमन और राग्ना से मिलना था। हालांकि एक सैनिक ने झिझकते हुए बात की। राजकुमार अज़रिएल, अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकता हूँ? हाँ, अगर आप असहज हैं या ऐसा कुछ भी है तो आपको उत्तर देने की ज़रूरत नहीं है। सिपाही ने जल्दी से बात की, अज़रिएल को समझाने की कोशिश की, जिससे उसने अपने होठों को दबाने की कोशिश की। इतना डरना बंद करो। अरे ज़रूर, जब तक मैं जवाब देने में सक्षम हूँ। तुम्हें धन्यवाद। गहरी सांस लेते हुए सिपाही बोला, पिछले 2 सालों से अफवाह चल रही है कि तुम मर चुके हो, और अब तुम्हें तुम्हारे। सिपाही ने अज़रिएल के लंबे बालों पर नज़र डालते हुए सही शब्द खोजने की कोशिश की। तो मैं आधिकारिक तौर पर मरा नहीं हूँ, है ना? सिर्फ एक अफवाह है, यानी वे मेरे बारे में जानकारी कुछ समय के लिए दबा रहे हैं। अज़रिएल ने अपने सवाल का जवाब देने से पहले मिली जानकारी के बारे में सोचा। मेरे लंबे बाल मुझे शोभा नहीं देते, है ना? खैर, शून्य लोक में वास्तव में कोई नाई या ऐसा कुछ नहीं था। जैसे ही उन्होंने ये शब्द कहे, सभी की आंखें चौड़ी हो गईं। इस बार प्रशिक्षक बोला, तो अफवाहें सच हैं कि आप पिछले 2 वर्षों से शून्य क्षेत्र में हैं। मुझे लगता है कि उच्च पदों के लिए अफवाहें फैली होंगी। जैसे ही अज़रिएल पुनः बोलने वाला था, अचानक उसके पीछे से एक आवाज़ आई। यहाँ मैंने सोचा कि तुम्हें जगह दूं, लेकिन एक खाली कमरा मिला और सोचा कि तुम शून्य लोक में वापस चले गए हो, मानो वे 2 साल काफ़ी नहीं थे। यार, वहाँ उन खूबसूरत जानवरों को याद करके तुम्हें ज़रूर घर की याद आ रही होगी। पीछे मुड़कर अज़रिएल ने देखा कि सुलेमान उसकी ओर आ रहा है। केवल वही नहीं, बल्कि वह उसके बगल में था। वह देख सकता था। रैगनार। उससे थोड़ी दूर आगे रुककर सुलेमान ने अज़रिएल को उसी शरारती निगाहों से देखा जैसी वह हमेशा देखता था। दूसरी ओर राग्ना ने उस पर एक नज़र भी नहीं डाली, जबकि उसकी बर्फीली नीली आंखें प्रशिक्षण मैदान में घूम रही थीं। जिस क्षण सैनिकों की नज़र राग्ना से मिली, उन्हें ऐसा लगा जैसे उन पर ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी गई हो, जिससे वे सदमे से बाहर आ गए। मैं लॉर्ड राग्नार और सेंट सोलोमन को नमस्कार करता हूँ। सभी सैनिकों ने अपनी पीठ सीधी कर ली, अपनी दाहिनी मुट्ठियों को छाती पर मारा और फिर सिर नीचे झुका लिया। क्या मैंने अभी किसी की हड्डी टूटने की आवाज़ सुनी? जैसे ही अज़रिएल ने ये सोचा, राग्नार की आवाज़ हवा में गूंजी, जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अब छोड़ दें। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, सैनिक भाग खड़े हुए और जल्दी से प्रशिक्षण मैदान को खाली कर दिया। केवल अज़रिएल, राग्नार और सोलोमन ही बचे, जो एक प्रसन्न मुस्कान के साथ सब कुछ देख रहे थे।
उनके आसपास का माहौल अजीब हो गया, क्योंकि रागना ने अंततः बिना कुछ कहे अज़रियल की ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति अस्पष्ट थी। यह क्या बकवास है? इस माहौल को और अधिक सहन न कर पाने के कारण अज़रियल ने सीधे रागना की आंखों में देखा और मुस्कुराने की कोशिश करने लगा। ऐसा लग रहा है जैसे आपने भूत देख लिया हो, अंकल रागना। उसने माहौल को हल्का करने की कोशिश की, लेकिन रागना की गहरी निगाहों से ऐसा लगा जैसे वह अज़रियल की आत्मा में झांक रहा हो। क्या मजाक बहुत जल्दी हो गया? तनाव को भांपते हुए सोलोमन हंस पड़ा और बोला, देखा, मैंने कहा था न कि वह बहुत ज्यादा जिंदादिल हो गया है। रागना ने सोलोमन के जवाब में गुनगुनाया जब वह अचानक अज़रियल के करीब चला गया, जिससे वह तनावग्रस्त हो गया। सोलोमन ने उसे आश्वस्त किया कि मैं स्किनवॉकर नहीं हूं, है ना? इस विचार से अंदर ही अंदर घबराते हुए कि सोलोमन रागनार को समझाने में असफल हो गया होगा, अज़रियल भागने के लिए तैयार था अगर वह भी काम करता। परंतु फिर, हो, अज़रियल ने चकित होकर कहा, जब रागना ने अचानक उसके कंधों पर दोनों हाथ रख दिए। क्या ये वास्तव में आप ही हैं, है ना? ये सोचना कि आप वास्तव में इतने समय तक जीवित थे, रागना ने धीरे से कहा। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान थी क्योंकि वह अज़रियल को देख रहा था। हाँ, अचानक घटी घटनाओं पर अज़रियल केवल इतना ही कह सका। उसने राहत की सांस ली, यह महसूस करते हुए कि उसका डर निराधार था। वैसे भी, उसके जैसे किसी व्यक्ति के लिए इस तरह मरना बहुत उबाऊ होता, सोलोमन ने पीछे से कहा। सोलोमन की बातों को अनसुना करते हुए रागना ने अज़रियल से फिर बात की और वह मुड़कर चलने लगा। आओ, हमें कहीं और आरामदेह जगह पर चलना चाहिए क्योंकि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। तारानकन तारानकन। अज़रियल मेज़ के पीछे बैठा अपने सामने चावल और तले हुए चिकन से भरी प्लेट को प्रश्नवाचक दृष्टि से देख रहा था। रागनार और सोलोमन मेज़ के दूसरी ओर बैठे उसे देख रहे थे। मुझे लगा कि जो कुछ हुआ उसके बाद तुम भूखे होगे, इसलिए मैंने उनसे कुछ बनाने को कहा। दुर्भाग्य से, यहाँ परोसने के लिए कुछ भी बेहतर नहीं था, रागना ने अज़रियल की थोड़ी सी उलझन दूर करते हुए कहा। कुछ बेहतर? अज़रियल ने सोचा और लार रोकने की कोशिश की। उसे यह एहसास नहीं था कि जो कुछ भी हुआ था उसके बाद वह वास्तव में कितना भूखा था। इतना ही नहीं, उसे ये भी याद नहीं कि उसने अपने पिछले जन्म में आखिरी बार कब कुछ ठीक से खाया था, क्योंकि उसके परिवार की मृत्यु हो चुकी थी। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अंकल रागना। ये बहुत है। ये कहते हुए उसने चम्मच उठाया और पकवान का थोड़ा सा हिस्सा चखा। स्वादिष्ट। सच कहूं तो यह शायद अब तक का सबसे स्वादिष्ट खाना था जो उसने अपनी जिंदगी में खाया था। इस खाने ने उसकी स्वाद कलिकाओं पर ऐसा हमला किया कि उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। हाँ, और यहाँ मैं हमेशा माँ से शिकायत करता था कि उन्होंने इतनी सरल चीज़ बना दी। अज़रियल ने कड़वाहट से सोचा, अपने पिछले जीवन की यादों को याद करते हुए, कि कैसे वह चावल और चिकन खाने को लेकर अपनी माँ से झगड़ा करता था। मैं सचमुच उनके प्रति एक कृतघ्न बच्चा था। व्यक्तिगत रूप से, मुझे उन शून्य प्राणियों का रसदार मांस ज्यादा पसंद है, खासकर जब आप उन्हें ग्रिल करते हैं। हे भगवान! अज़रियल, क्या तुमने कभी गहरे रंग का बेसिलिस्क चखा है? तुम उन्हें खाकर मर जाओगे, लाक्षणिक और वास्तविक रूप से, सोलोमन ने उत्साह से कहा, जबकि रागना उसे झुंझलाकर घूर रहा था। हाँ, मुझे अभी तक काले बेसिलिस्क से सामना करने का मौका नहीं मिला है, हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि मैं वास्तव में इसके लिए उत्सुक हूं या नहीं, अज़रियल ने घबराहट के साथ हंसते हुए कहा। मैं कसम खाता हूं, उसके मस्तिष्क पर शोध की जरूरत है। हालांकि मेरे पास प्रेडोप है, इसलिए तकनीकी रूप से मैं उन्हें खा सकता हूं भले ही मैं मर जाऊं। अज़रियल ने सोलोमन के कारण अपने मन में आने वाले अजीब विचारों को दूर करने के लिए अपना सिर हिलाया और खुशी से अपना खाना चबाना जारी रखा। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, अज़रियल ने खाना खा लिया और थोड़ा निराश महसूस करने लगा। तुम्हें और चाहिए? रागना ने उसके हाव भाव देखकर पूछा, लेकिन अज़रियल ने अपना सिर हिला दिया। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत है। रागना अपनी कुर्सी पर पीछे झुककर गुनगुना रहा था, जबकि सोलोमन शराब का एक गिलास पी रहा था, जो मानो उसने कहीं से लाकर दिया था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके शांत चेहरे पर उसकी हमेशा की तरह शांत मुस्कान थी। मैं कसम खाता हूँ, जिस तरह से वह इतना लापरवाह व्यवहार करता है, उससे मैं भूल जाता हूँ कि वह वास्तव में एक संत है। आह भरते हुए अज़रियल ने वह प्रश्न पूछने का निर्णय लिया जिसके बारे में उसे पता था कि हर कोई उसके उत्तर का इंतजार कर रहा था। वे कैसे हैं? मेरा मतलब है मेरा परिवार। जैसे ही उसने यह बात कही, सुलेमान ने अपनी आंखें खोल दी, उसका चेहरा खट्टा हो गया। दम घुट रहा है। और क्या? सोलोमन ने कड़वाहट से कहा, जिससे अज़रियल उलझन में पड़ गया। खुशकिस्मती से, रैगना ने विस्तार से बताया, वे सभी ठीक हैं, कम से कम शारीरिक रूप से। लेकिन जब से तुम मर गए हो, क्रिम्सन एस्टेट में रहना घुटन भरा लगता है।
तुम्हारी बहन ने अभी अभी अकादमी छोड़ी है और अपना सारा समय प्रशिक्षण में बिताती है जब तक कि वह गिर नहीं जाती। तुम्हारे पिता काम में व्यस्त रहते हैं, तुम्हारी मौत के लिए खुद को दोषी मानते हैं और सोचते हैं कि एक पिता के रूप में उन्होंने तुम्हें निराश किया है। जहां तक तुम्हारी माँ की बात है, वह अपने कमरे से बाहर मुश्किल से ही निकलती है जब तक कि वह जोकिन के साथ खाना नहीं खा रही होती। अपने परिवार की स्थिति और उसकी मृत्यु से हुई क्षति के बारे में सुनकर अज़रियल का दिल दुख गया और अभी उनसे संपर्क करने का कोई तरीका नहीं है। खैर, इससे पता चलता है कि वे वास्तव में आपकी कितनी परवाह करते थे, सोलोमन ने उसे खुश करने की कोशिश करते हुए कहा। अज़रियल ने बस अपना सिर हिलाया और कड़वाहट भरी आवाज में जवाब दिया, उद्धरण चिन्ह ... मैं उनके प्यार के लायक नहीं हूँ। सिर्फ उनका ही नहीं, बल्कि लियो करूमी के रूप में उनके पिछले परिवार का भी। उन्होंने ऐसा क्या किया था जिससे उनके किसी भी परिवार को गर्व हो? कुछ नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, रागनर अचानक बोला, उसकी आवाज़ कठोर हो गई। चाहे आप खुद को उनके प्यार के लायक समझें या नहीं, इससे इस बात पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे आपसे प्यार करते हैं। यकीन मानिए, आप चाहे कुछ भी करें, आपके माता पिता हमेशा आपसे प्यार करेंगे। मुझे तो पता ही होगा, क्योंकि मैं खुद भी एक अभिभावक हूँ। मेरा मतलब है, सेलेस्टिना को देखो, मेरी छोटी राजकुमारी। ठीक है, ठीक है, प्लीज़ बकवास बंद करो। मैं यहाँ बैठकर तुम्हारी बेटी के बारे में लगातार 5 घंटे तक बकबक नहीं सुनना चाहता। सोलोमन अचानक चिल्लाया और रागनार को घूरा, जिसने खांसते हुए अजीब तरह से दूसरी तरफ देखा। ठीक है, मैं विषय से भटक गया, क्षमा करें। उनकी हंसी मजाक देखकर अज़रियल का मूड थोड़ा सा ठीक हो गया और उसने अपनी हंसी को दबाने की कोशिश की। वे निश्चित रूप से करीब हैं, लेकिन सेलेस्टिना फ्रॉस्ट हो? वह स्पष्टतः जानता था कि वह कौन थी। सेलेस्टिना फ्रॉस्ट आखिरकार मुख्य पात्रों में से एक थी जो नायक के हरम का हिस्सा थी, ठीक उसकी बहन की तरह। उसे केवल पुस्तक से ही ज्ञान प्राप्त था, क्योंकि पिछले अज़रियल के रूप में वह केवल उसके साथ छोटी छोटी शुभकामनाओं का आदान प्रदान ही करता था जब वह किसी भोज या इसी तरह के किसी आयोजन में जाता था। ईमानदारी से कहूँ तो सभी हीरोइनों में से मुझे वह सबसे ज़्यादा पसंद आईं। जैस्मीन के अलावा वह शायद नायक के हरम की सबसे ताकतवर नायिका थी। वह मजबूत, होशियार, उपयोगी और बेहद खूबसूरत, अज़रियल ने सोचा जब वह उससे कुछ बार मिला था। और ठीक है, मैं तो भूल ही गया था, क्योंकि तुमने खुद ही उपहार बनने का फैसला कर लिया था, सोलोमन ने अचानक कहा, जिससे रागनार और अज़रियल उसे भ्रमित होकर देखने लगे। उपहार ही? सोलोमन ने कहा, ये तो रात के 12:48 भी हो चुका है, धिक्कार है। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? रागना ने पूछा। सोलोमन जवाब देने से पहले हंसा। हाँ, ये देखकर खुशी हुई कि मैं अकेला नहीं हूं जो भूल गया। क्या आप भूल गए कि अभी कौन सा दिन बीता? जैसे ही उसने ये कहा, रागनर की आंखें चौड़ी हो गईं, उसका हमेशा का अस्पष्ट चेहरा सदमे से भर गया, फिर वह सामान्य हो गया। उसके होठों से एक आह निकल गई। बेशक मैं भी भूल जाऊंगा। सुलेमान ने अज़रियल की ओर मुड़कर उसकी आंखों में आंखें डाल दीं। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, अज़रियल, उन्होंने बड़ी मुस्कान के साथ कहा। मम, जन्मदिन मुबारक हो। माफ़ करना कि हम भूल गए, रागना ने भी कहा। अज़रियल कुछ सेकंड तक उनकी ओर पलकें झपकाता रहा, उसके बाद अंततः बोला, अब मेरा क्या? आज 28 अक्टूबर 2148 था, जिसका मतलब था कि कल 27 अक्टूबर 2148 था, अज़रियल के जन्मदिन का दिन। तुमने कुछ समय से अपना स्टेटस नहीं देखा है ना? रागना ने अज़रियल के चेहरे पर उलझन देखकर पूछा। अज़रियल ने अपना सिर हिलाया। नहीं, वाकई में नहीं। वाह, बधाई हो, अब तुम 16 साल के हो गए हो। वैसे भी 16-15 से कहीं ज़्यादा बेहतर लगता है ना? सोलोमन ने मुस्कुराते हुए कहा और अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुकते हुए अपने पैर में इस पर रख दिए। इस पर रागना ने उसे गुस्से से घूरा, जिसे उसने नज़रअंदाज कर दिया। हाँ, कल्पना कीजिए कि अगर आप अपने जन्मदिन पर क्रिम्सन एस्टेट लौट आए होते। ये सबसे बड़ा उपहार होता। सोलोमन की बातों को अनसुना करते हुए रागना फिर बोला, हम पहले से ही नेबुला और डस्क कुलों के प्रमुखों के साथ आ जाने की योजना बना रहे थे। फ्रॉस्ट और क्रिम्सन कुलों की तरह नेबुला और डस्क कुल भी शेष 2 महान कुल थे जिन्होंने एशिया पर शासन किया। डस्क कबीले ने एशिया के पश्चिमी भागों पर शासन किया, जबकि नेबुला कबीले ने दक्षिणी भागों पर शासन किया। लेकिन अब हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हम पूर्वी एशिया में थोड़ी देर बाद जाएं, क्योंकि हम कोई हंगामा नहीं मचाना चाहते, और मेरा मतलब सिर्फ बड़े कबीलों के आने से नहीं है। आपकी मौत तो आधिकारिक भी नहीं है, सिर्फ हम 4 बड़े कबीलों और सरकार के उच्च अधिकारियों को ही इसकी जानकारी है।
अज़रियल ने सिर हिलाया, ये समझते हुए कि रागनर क्या कह रहा था। हालांकि इस देश में कुछ घंटे और रुकने के विचार से उसके होठों से आह निकल गई। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, मुझे लगता है हमें इस बारे में क्यों सावधानी बरतनी चाहिए। सोलोमन ने अचानक अपनी आवाज़ ऊंची कर दी। अगर उसे ध्यान मिलेगा तो फिर इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तुम्हें पता है कि वे तुम्हें क्या कहकर बुलाते थे, है ना अज़रियल? अज़रियल ने भ्रम में अपना सिर झुका लिया। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मुझे नहीं पता। क्यों? उन्होंने मुझे क्या कहा? उसे ऐसी किसी बात की कोई याद नहीं थी। यह शायद कोई अच्छी बात नहीं है, ये देखते हुए कि वह कितना परेशान दिख रहा है। अगर उसे पहले से ही पता नहीं है तो उसे जानने की जरूरत नहीं है, रागना ने उसे रोकने की कोशिश करते हुए कहा। लेकिन सोलोमन ने चिढ़कर आह भरी। अयोग्य राजकुमार, सोलोमन ने अज़रियल की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, रागना की भौहें अनदेखा करते हुए। उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई थी, उसकी जगह अप्रत्याशित रूप से गंभीर अभिव्यक्ति ने ले ली थी। तुम्हें यही नाम दिया गया था, ऐसा व्यक्ति जो क्रिम्सन कबीले का राजकुमार बनने के लायक नहीं था। बर्बादी, 4 महान कुलों पर एक कलंक। सिर्फ आम जनता ही नहीं, मैं शर्त लगा सकता हूं कि चारों कुलों के बहुत से लोग तुम्हारी मौत से राहत और खुशी महसूस कर रहे होंगे, है ना रैगनार? रागना ने अपनी आंखें बंद कर लीं और बोलने से इनकार कर दिया। लेकिन इससे सोलोमन और अजियल दोनों को काफ़ी कुछ पता चल गया। वह राजकुमार जो कभी प्रशिक्षण नहीं लेता, उसके पास कोई प्रतिभा नहीं है, कोई प्रेरणा नहीं है, कोई दृढ़ संकल्प नहीं है, जिसके पास कोई सपने नहीं हैं, वह योग्य है। उसके शब्द पूरे कमरे में गूंज उठे। वह इतना क्रोधित क्यों है? किसी कारणवश अज़रियल का दिल भारी हो गया। रागनार की ओर देखते हुए उसने देखा कि सोलोमन के स्वर में अचानक आए परिवर्तन से वह अकेला नहीं था जो हैरान था। रागनर की आंखें खुली हुई थीं और वह सोलोमन को घूर रहा था। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी तीखी प्रतिक्रिया देगा। सोलोमन ने गहरी सांस ली और फिर खुद को शांत करते हुए आगे बोला। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। अब भी मुझे समझ नहीं आता कि आपने अपनी प्रतिभा को सभी से छिपाने की कोशिश क्यों की। ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि मुझे खुद को प्रकट करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, अज़रियल ने अचानक बीच में ही टोकते हुए कहा, उसकी आवाज़ ठंडा। मतलब, मैं क्यों करूं? जैस्मीन तो पहले से ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच रही थी और मम्मी पापा को उस पर गर्व था। उसे इसमें मज़ा आता था और वह खुश रहती थी। मैं उससे और हमारी उम्र की बाकी लड़कियों से प्रतिस्पर्धा क्यों करना चाहूंगी? उसके मुंह से शब्द निकल गए, उसे समझ में भी नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। नायक बनना, कमज़ोरों की रक्षा करना, सभी शून्य प्राणियों का वध करना और मानवता को बचाना, या फिर सबसे शक्तिशाली नायक बनना? क्या इनमें से कोई एक चीज़ मेरा सपना है, या सभी? उसके शब्द हवा में गूंज रहे थे। इस बार हैरानी से देखने की बारी उसकी थी। सिर्फ इसलिए कि इनमें से कोई चीज़ मेरा सपना नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास कोई सपना ही नहीं है। अयोग्य, मुझे ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैं इतने बड़े सपने नहीं देखता। मतलब, मैं क्यों देखूं? हीरो न बनने की चाहत रखने में क्या गलत है? क्या होगा यदि मैं केवल उन लोगों के बीच शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता हूं जिनकी मुझे परवाह है ना? शायद एक छोटी सी कॉफ़ी शॉप खोलना, एक साधारण महिला से प्यार करना और साथ मिलकर एक अच्छा सा छोटा परिवार बनाना। शायद वह हमेशा से ही अपने बारे में पीठ पीछे कही गई बातों से वाकिफ था। वह नहीं जानता था कि यह पहले वाला अज़रियल बोल रहा था या वास्तव में लियो बोल रहा था। शायद ये दोनों ही था। फिर भी उसके मुंह से शब्द बिना रुके निकलते रहे। आप लोगों ने ही मुझसे ऐसे सपने, दृढ़ संकल्प और प्रेरणा की अपेक्षा की थी। मुझसे नहीं, दूसरों के साथ प्रशिक्षण लेना, अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना, प्रतिभाशाली होना, योग्य होना। और देखो, ये सब तुम्हें अंततः कहाँ ले आया है। रागन, जो इस पूरे समय चुप था, अचानक बोल पड़ा। तुम्हारा ये सपना बस एक सपना ही रहेगा। एक सपना। तुम जोआक्विन और एलियाना के बेटे हो। तुम्हारी रगों में क्रिम्सन का खून है। तुम्हारा भाग्य उसी क्षण तय हो गया था जब तुम्हारे नाम में क्रिम्सन जुड़ा। इसके बजाय, जिन बड़े सपनों की तुम बात करते हो, वही एकमात्र रास्ता है जिस पर तुम चल सकते हो। मेरा मतलब है, अपने आप को देखो। तुमने कोशिश की, है ना? शांति से जीने की कोशिश की, और आखिर में क्या हुआ? कई शून्य दरारों में फंस गए और फिर एक में फंस गए और अपनी जिंदगी के पूरे 2 साल शून्य लोक में अकेले जिंदा रहते हुए बिता दिए। उस नरक से निकलने के लिए तुम यूरोप नाम के एक और नरक में पहुंच गए। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। ये सच नहीं है। अज़रियल उसे बताना चाहता था कि यह झूठ है। उसने असल में शून्य लोक में 2 साल नहीं बिताए थे। लेकिन क्या इससे वास्तव में रागना द्वारा कही गई किसी बात में कोई परिवर्तन आएगा? एक कॉफ़ी शॉप। क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम्हारे लिए भी ऐसा ही कुछ था?
तुम्हें अपने पूरे जीवन में शायद ही कोई प्रशिक्षण मिला हो, सिवाय जोआक्विन के व्यक्तिगत प्रशिक्षण के, जब उसके पास समय होता था, और फिर भी तुम इतनी कम उम्र में अपने दम पर जीवनयापन करने में कामयाब रही। बताओ, क्या तुम अब भी ऐसे सपने देखते हो? तुम्हारा मेनाकोर पहले से ही लेवल 2 का है, शायद अपनी उम्र का सबसे मजबूत। सोचो, अगर तुमने भी बाकियों की तरह प्रशिक्षण लिया होता तो तुम क्या हासिल कर पाते? यह मृत्यु का देवता था। उसका आशीर्वाद ही एकमात्र कारण है कि मैं तीसरी कक्षा में इंटरमीडिएट हूँ। फिर भी वह उसे कुछ नहीं बता सका। ऐसा नहीं है कि इससे कोई फर्क पड़ता है। अंत में रागना ने केवल सच बोला। बात बस इतनी ही नहीं है। ये दुनिया आपको शांतिपूर्ण जीवन जीने ही नहीं देगी। हम कमज़ोरों की रक्षा सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें कुचला जाना तय है। हम बस उस अपरिहार्य को रोक रहे हैं। इस दुनिया में कमज़ोर होना एक पाप है, और जो कमज़ोर बने रहने की कोशिश करते हैं उनके लिए धीरे धीरे खुद को मारना ही बेहतर है। रागना की ठंडी नीली आंखें अज़रियल की रक्त लाल आंखों से टकरा गईं। आप राजा बनने के लिए बने हैं, अज़रियल, कॉफ़ी शॉप के मालिक नहीं। एक बार के लिए मैं इस बूढ़े आदमी से सहमत हूँ, सोलोमन ने अंततः फिर से कहा। उसकी सामान्य मुस्कान और लापरवाह रवैया वापस आ गया। आखिरी बार, मैं बूढ़ा नहीं हूँ। ज़रूर ज़रूर। रागनार की शिकायतों को नज़रअंदाज करते हुए सोलोमन ने अपनी आंखों में आग के साथ अज़रियल को देखा। दिखाओ उन्हें, अज़रियल, उन सब को दिखाओ जिन्होंने तुम्हें अयोग्य राजकुमार की उपाधि दी है कि तुम वास्तव में क्या करने में सक्षम हो। उन दयनीय कमीनों को दिखाओ कि तुम्हारे और उनके बीच वास्तव में कौन अयोग्य है। उन्हें दिखाओ कि तुम अज़रियल कमबख्त क्रिम्सन हो, वही जिसने एक बच्चे के रूप में शून्य क्षेत्र और यूरोप को चुनौती दी थी और बच निकला था। अज़रियल और रागना दोनों ने सोलोमन की ओर भावशून्य दृष्टि से देखा, जिसने अपने दोनों हाथ हवा में उठा रखे थे और उत्तेजना से चिल्ला रहा था। यद्यपि अज़रियल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई, लेकिन उनके बीच का माहौल थोड़ा अधिक तनावपूर्ण होता जा रहा था। ऐसा नहीं है कि वे गलत हैं, खासकर रागनार। अज़रियल के पास रागनार द्वारा बोले गए हर शब्द को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस दुनिया में कमज़ोर होना सचमुच एक पाप है, और कमज़ोर रहना अपमान की बात है। लेकिन देखते हैं मेरा सपना पूरा होता है या नहीं। शायद उसके पास नायक बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि नायक बनना ही उसका अंत होगा। इसके बजाय एक साधन। मैं इतना मजबूत बनूंगा कि यह सुनिश्चित कर सकूं कि कोई भी मेरे भविष्य के कॉफ़ी शॉप के रास्ते में ना आए। किसी कारणवश अब वह एक कॉफ़ी शॉप खोलने के लिए दृढ़ था। संभवतः ये पिछले अज़रियल और लियो का मिश्रण था जिसने इस तरह के सपने को जन्म दिया। ये कुछ ऐसा था जो उन्होंने क्षणिक आवेश में कहा था, लेकिन यह ऐसी बात नहीं थी जिससे उन्हें कोई आपत्ति थी। इससे कम अब उसे एक लक्ष्य मिल गया। यहाँ तक कि लियो करूमी के पास भी ईमानदारी से कोई बड़ा सपना नहीं था, जैसे कि वह अपनी उम्र के अन्य बच्चों की तरह करोड़पति, प्रसिद्ध आदर्श या अंतरिक्ष यात्री बनना। उसके होठों से एक खोखली हंसी निकली, जिसने रागनार और सोलोमन का ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने उसे अजीब तरह से देखा। आह, धिक्कार है, मैं सचमुच एक खाली खोल की तरह हूँ। अज़रियल ने अपना सिर हिलाया, जिससे उसके मन में आने वाले आत्महीन विचार दूर हो गए। तो हम मेरे घर कब वापस जा रहे हैं? सौभाग्य से रागना ने अज़रियल की अजीब हंसी को नज़रअंदाज करने का फैसला किया और विषय परिवर्तन को स्वीकार कर लिया। थॉमस पहले से ही सब कुछ संभाल रहे हैं, लेकिन लेविथान के गायब हो जाने और यूरोप के बाहर संचार करने में असमर्थता के कारण इसमें थोड़ा अधिक समय लग रहा है। ओह, सभी ज्ञात सम्राट और टाइटन रैंक वाले घृणित प्राणियों के अचानक गायब होने को भी मत भूलना, सोलोमन ने कहा, जिससे रागना का चेहरा और भी अधिक खराब हो गया। हाँ, यहाँ तक कि उन रैंकों के दर्द शून्य प्राणी भी हम में से किसी के ध्यान में आए बिना ही गायब हो गए। कुछ तो स्पष्ट रूप से बहुत। रागना ने शुरू किया। गलत, अज़रियल ने सहमति में गुनगुनाते हुए कहा। पहले तो मैंने सोचा कि इतने सारे संयोगों और आपकी अचानक मृत्यु से वापसी को देखते हुए हम एक ऐसे स्किनवॉकर से निपट रहे हैं जो लेविथान और अन्य उच्च श्रेणी के शून्य प्राणियों को हराने में सक्षम है। तो कम से कम एक और लेविथान रैंक वाला स्किनवॉकर या शायद एक डिफाइल्ड भी है ना? अज़रियल ने सोचा, जिससे रागना ने सिर हिलाया। सही है, लेकिन सौभाग्य से मैं गलत था। तो वास्तव में क्या हुआ? एक संपूर्ण लेविथान रैंक वाले शून्य प्राणी के साथ साथ अन्य उच्च रैंक वाले शून्य प्राणियों का अचानक हवा में गायब हो जाना, जबकि उन पर 24/7 निगरानी रखी जा रही हो, सामान्यतः असंभव माना जाएगा। फिर भी ऐसा हुआ। शायद यह एक और लेविथान शून्य प्राणी था। शायद किसी ने ध्यान नहीं दिया जब एक और चरण 6 दरार अंततः 100 साल बाद दिखाई दी। सोलोमन ने अपने विचार साझा किए, लेकिन रागना ने उसे केवल संदेह भरी नज़रों से देखा।
और आप में से किसी भी संत ने यह नहीं देखा होगा कि शून्य दरार के उभरने से मन में कितना उतार चढ़ाव आएगा। हम देवता नहीं हैं। हम नहीं समझते कि शून्य क्षेत्र कैसे अस्तित्व में आया या शून्य दरारें क्यों उभर रही हैं। हम कुछ नहीं जानते, इसलिए हमेशा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहें, सोलोमन ने आश्चर्यजनक रूप से गंभीर होकर उत्तर दिया। सुलेमान के कहे शब्दों का उन दोनों पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे कमरे में सन्नाटा छा गया। देवता नहीं हो, मुझे पता है। आखिरकार संत बनना कोई अंत नहीं है। बिल्कुल नहीं, अज़रिएल ने सोचा। फिर भी यदि कोई अन्य लेविथान प्रकट होता तो हम निश्चित रूप से दोनों के बीच प्रभुत्व के लिए संघर्ष को देख पाते। दोनों ने इस बारे में चर्चा जारी रखी कि क्या हो रहा है, और थॉमस के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे थे। यदि कोई अन्य लेविथान श्रेणी का शून्य प्राणी प्रकट होता तो इसका अर्थ होता कि यूरोप में कहीं न कहीं एक और चरण 6 शून्य दरार का उदय हो गया है, जिसका पता नहीं चल पाया है। फिर भी ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि बिना किसी की जानकारी के दोनों के बीच कैसे झगड़ा हो गया। जब तक क्या होगा अगर वे लड़े नहीं, अज़रिएल ने सोचा। यह विचार बेतुका था, लेकिन जैसा कि सुलेमान ने कहा था, हमेशा अप्रत्याशित के लिए तैयार रहो। शायद मन पर नियंत्रण की क्षमता। लेकिन अगर यह सच होता, अज़रिएल 2 लेविथान श्रेणी के शून्य प्राणियों के एक साथ काम करने के विचार से कांप उठा। जब तक शून्य प्राणी एक ही प्रकार के न हो और उनमें से एक उच्च रैंक का न हो, वे कभी एक दूसरे के साथ काम नहीं करेंगे। एक ही रैंक और विभिन्न प्रकार के शून्य प्राणियों का एक साथ काम करना और भी अकल्पनीय था। और यदि वह सही था कि लेविथान का मन किसी अन्य लेविथान या शायद किसी अन्य रैंक द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था, तो उद्धरण ... सोलोमन काफ़ी नहीं होगा, चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों न हो। कोई भी संत लेविथान और उसे नियंत्रित करने लायक किसी भी अन्य शून्य प्राणी को नहीं हरा सकता। यूरोप का आधा हिस्सा नष्ट हो जाएगा। उद्धरण ... मैं अब भी गलत हो सकता हूँ। जब अज़रिएल अपने विचारों में खोया हुआ था और रागनार और सोलोमन इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि क्या हुआ होगा, तो उसके पीछे का दरवाजा अचानक खुल गया। थॉमस, रागनर ने बगल से कहा। जब थॉमस कमरे में दाखिल हुआ, उसने अपना सिर उनमें से प्रत्येक की ओर झुकाया और अंत में अज़रिएल की ओर देखा। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि मृत्यु भी आपको रोक नहीं सकी, राजकुमार अज़रिएल। थॉमस की बातें सुनकर अज़रिएल मुस्कुराया। खैर, पूरी तरह से नहीं। थॉमस, तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा। सिर हिलाते हुए थॉमस ने उनमें से प्रत्येक को संबोधित किया। मैंने हमारे लिए एक हेलीकॉप्टर तैयार कर लिया है। हालांकि सावधानी के तौर पर हम EASC तक पहुंचने के लिए लंबा रास्ता अपनाएंगे। EASC, जिसे पूर्वी एशिया की पवित्र राजधानी के रूप में भी जाना जाता है, पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है जहां क्रिम्सन वंश निवास करता है। पूर्वी एशिया की तरह एशिया के अन्य भागों में भी अपने मेगा शहर हैं। NASC उत्तर एशिया पवित्र राजधानी, WASC पश्चिम एशिया पवित्र राजधानी और SASC दक्षिण एशिया पवित्र राजधानी। NASC पर फ्रॉस्ट कबीले का, WASC पर डस्ट कबीले का तथा SASC पर नेबुला कबीले का शासन है। इनमें से प्रत्येक पवित्र राजधानियां अपने अपने क्षेत्र में सबसे बड़ी और सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। इन्हें एशिया में रहने के लिए सबसे सुरक्षित स्थानों में से एक माना जाता है। एशिया के मध्य में CASC मध्य एशिया पवित्र राजधानी स्थित है। ये वह शहर है जहां हीरो अकादमी स्थित है और एक तटस्थ स्थान है जहां सभी 4 महान वंश सरकार के साथ मिलकर शासन करते हैं। अंत में अज़रिएल खड़ा हो गया और अपना शरीर तानने लगा। रागनार और सोलोमन भी उसके पीछे हो लिए। वाह, मेरे कंधे बहुत अकड़ गए हैं। ये कैसे संभव है? क्या आप संत नहीं हैं? दोनों के बीच हो रही बातचीत को सुनकर अज़रिएल ने अपना सिर हिलाया। क्या वे सचमुच मानवता की सबसे बड़ी शक्तियों में से हैं? मुझे लगता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिरकार अंततः घर जाने का समय आ गया है। सुबह की धूप में आराम करते हुए जैस्मीन ने खुली खिड़की से आकाश में उस दरार को देखा जो 150 साल पहले पहली बार दिखाई दी थी, जो टूटे हुए कांच की तरह थी, जो कभी भी पूरी तरह से नहीं बन पाएगी। सुबह के 6:20 बज रहे थे और पक्षियों की चहचहाट हवा में गूंज रही थी। उसके पिता से विरासत में मिले काले भूरे बाल एक चोटी में बंधे हुए थे, जो हवा में धीरे धीरे लहरा रहे थे। उसकी आंखें, जो उसकी मां से प्राप्त कीमती माणिकों की तरह लाल लाल थीं, सूर्य के प्रकाश में चमक रही थीं। जैस्मीन अपनी सादी सफ़ेद ट्यूनिक ड्रेस में खड़ी थी, अभी अभी जागी थी। उसकी बेदाग चीनी मिट्टी जैसी त्वचा सुबह की रोशनी से दमक रही थी। उसका चेहरा भावशून्य था, उसकी निगाहें ठंडी थीं और वह टूटे हुए आसमान को घूर रही थी। हाँ, खिड़कियां बंद करते समय उसके होठों से एक आह निकली। आज मौसम बहुत सुंदर है। मन ही मन बुदबुदाते हुए उसने उचित कपड़े पहनकर बाहर जाने का निर्णय लिया।
जल्दी से काले चमड़े की पैंट पहन ली जो उसके पैरों से चिपकी हुई थी। उसने उसे एक साधारण सफ़ेद टी शर्ट के साथ पहन लिया और अपने पहनावे के ऊपर एक काली टोपी पहन ली। अच्छा, आईने में खुद को देखते हुए वह सिर हिलाते हुए अपने कमरे से बाहर चली गई। जैस्मीन को राजधानी का दौरा किए हुए काफ़ी समय हो गया था। खाली गलियारे में चलते हुए सभी नौकर और उसके माता पिता अभी भी सो रहे थे। वह अचानक रुक गई। उसकी नज़र एक दरवाजे पर टिकी हुई थी। उसके छोटे भाई का कमरा। अज़रिएल। उसका दिल दुख रहा था जब उसने उस दरवाजे को देखा जो कभी अज़रिएल का था। फिर भी वह अब नहीं रहा। जैस्मीन के मन में उसकी बेफिक्र और चमकदार मुस्कान तैर गई जब वह उसके बारे में सोच रही थी। उनके साथ की सारी यादें, झगड़ना, खेलना, हंसना, खाना, अब सिर्फ यादें रह गईं। क्यों? तुम्हें मुझे छोड़कर क्यों जाना पड़ा, अज़रिएल? उनकी मृत्यु के बाद से कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। हवेली कब्रिस्तान जैसी शांत हो गई थी। उसके पिता अपने काम में पूरी तरह डूबे हुए थे और उसकी माँ अपने कमरे से बाहर निकलना ही नहीं चाहती थी। यह इतना घुटन भरा हो गया कि जैस्मीन ने कभी यहाँ वापस आने की कोशिश नहीं की, सिवाय कल के, जो कि अज़रिएल का जन्मदिन था। उद्धरण चिन्ह ... भले ही मैंने बहुत कठिन प्रशिक्षण लिया, मजबूत बनने की कोशिश की, लेकिन यह आपकी रक्षा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। उसके होठों से आत्मनिंदा भरी हंसी निकल गई। नायक बनना जैस्मीन का सपना था, मानवता का नायक नहीं, बल्कि उसके छोटे भाई का नायक। वह मजबूत बनने के लिए हर दिन प्रशिक्षण लेती थी, अपने सभी पाठों को गंभीरता से लेती थी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसे ज्ञान की कोई कमी न हो। सभी लोग उसकी प्रशंसा करते थे, यहाँ तक कि उसके माता पिता भी उसकी प्रशंसा करते थे। वह हमेशा ध्यान का केंद्र होती थी। क्रिम्सन कबीले की उत्तराधिकारिणी, क्रिम्सन कबीले का सबसे चमकीला सितारा, वह जो सबको इतना पीछे छोड़ गई कि उसका छोटा भाई भी अंधेरे में रह गया। जब लोगों ने उनकी तुलना करना शुरू किया तो अफवाहें फैलने लगीं, जिसे उसने अज़रिएल की पीठ पीछे नोटिस किया। यहाँ तक कि भोजों में भी लोग बिना किसी विचार के उसके छोटे भाई के बारे में बातें करने लगे। काश तुम्हारा भाई भी तुम्हारे जैसा अच्छा होता। क्या वह प्रशिक्षण भी लेता है? उसने हार मान ली होगी। राजकुमारी जैस्मीन, आपकी तुलना में वह बहुत प्रतिभाहीन है। अन्य महान कुलों की तुलना में वह राजकुमार बनने के भी योग्य नहीं है। हाँ, मैंने सुना है कि वह अभी भी ग्रेड 3 का निष्क्रिय है, जबकि अन्य लगभग जागृत हो चुके हैं। झूठ। उसे उस समय उन मूर्खों को चुप न करा पाने का कितना अफसोस हुआ और उसने केवल उन पर बनावटी मुस्कान देने का निर्णय लिया। वह अपने माता पिता के लिए हंगामा और अनावश्यक परेशानी पैदा नहीं करना चाहती थी और अज़रिएल, वह उन्हें बताना चाहती थी कि वे कितने गलत थे, क्योंकि उनके विपरीत वह उसकी बड़ी बहन थी। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे जैस्मिन को पता न हो कि अज़रिएल कितना सक्षम था, लेकिन वह कारण जानती थी कि वह क्यों छाया में छिपा हुआ था, शायद किसी और से भी ज़्यादा। जैस्मिन ने अपने मूर्ख भाई को देर रात गुप्त रूप से अपनी आत्मीयता का प्रशिक्षण देते हुए भी पकड़ा था। आत्मीयता उसे तभी मिलती थी जब वह ग्रेड 3 जागृत हो जाता था। ग्रेड 3 निष्क्रिय नहीं, सामान्य मानव नहीं। वह घंटों तक चुपके से उसे प्रशिक्षण लेते हुए देखती रही, जब तक कि बर्फ और बिजली के प्रति उसके आकर्षण के साथ सूरज नहीं हो गया। उस रात तक उसे ये भी पता नहीं था कि उसके भी उसके जैसे दो रिश्ते हैं। हो सकता है कि वह गुप्त रूप से मृत्यु क्षेत्र में चला गया हो और शून्य प्राणियों के विरुद्ध लड़ा हो, जबकि किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया हो। वह नहीं जानती थी कि उसने ये काम बिना किसी को पता चले कैसे कर दिया। हालांकि शायद उसके पिता को पता था। उस रात वह ये देखकर बहुत खुश हुई कि वह सचमुच कितना प्रतिभाशाली था। लेकिन क्योंकि वह जानती थी कि अज़रिएल क्या चाहता है, उसने कभी भी इन अफवाहों के खिलाफ कुछ नहीं कहा, जब तक कि एक बार वह वास्तव में तंग नहीं आ गई और उसने अपने पिता से इस बारे में बात नहीं की। वह ये देखकर और बर्दाश्त नहीं कर सकी कि लोग उसके छोटे भाई को कितनी नीची नज़र से देखते हैं। लेकिन जब जैस्मिन ने अपने पिता से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बस इतना ही कहा, अज़रिएल ने अपने निर्णय स्वयं लिए हैं, अब उसे इसके परिणामों को झेलना होगा। यदि केवल अफवाहें ही उसे तोड़ने के लिए पर्याप्त हैं, तो शायद वह वास्तव में अयोग्य है। अपने पिता के मुंह से ये कठोर शब्द सुनते ही वह उनसे लड़ने लगी और पूरे 2 सप्ताह तक उनसे बात नहीं की, जब तक कि अज़रिएल ने स्वयं हस्तक्षेप नहीं किया, जब उसने देखा कि झगड़ा उसके कारण ही शुरू हुआ था। उसके अपने छोटे भाई ने उसे उस बात के लिए सांत्वना दी जो उसने वास्तव में शुरू की थी। मैं वास्तव में तुम्हारे लिए एक दयनीय बड़ी बहन थी अज़रिएल, मैं तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं कर सकी। जैस्मिन ने अपने होठों को दांतों से काटते हुए अपनी आंखों में उमड़ रहे आंसुओं को पोंछा। जैस्मीन के लिए ये कुछ हद तक विडंबनापूर्ण था कि उसके माता पिता अब हर पल केवल उसके छोटे भाई के बारे में ही सोचते रहते थे, खासकर उसके गुजर जाने के बाद से। जैसे कि वे उससे उतने ही निराश नहीं थे, क्योंकि वह नायक नहीं बनना चाहता था। आखिर उसने सैन्य अड्डे पर जाने का चुनाव क्यों किया?
सिर हिलाते हुए उसके चेहरे पर पीड़ा का भाव गायब हो गया तथा उसकी जगह अजील की मृत्यु के बाद से उसका परिचित ठंडा व्यवहार आ गया। उसने अपनी नज़रें उसके अछूते कमरे से हटा लीं, जो अब धूल खा रहा था और जहां कोई नहीं आता था। मैं आइसक्रीम खाना चाहता हूँ। हेलीकॉप्टर के ब्लेड हवा में जोर से चीरते हुए ईएएससी के निकट लैंडिंग क्षेत्र की ओर उतरे। आश्चर्य की बात यह है कि ईएएससी तक पहुंचने के दौरान उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। जब वे यूरोप से चले तो एक भी शून्य प्राणी ने उन पर हमला नहीं किया। यद्यपि उनके साथ कोई नहीं था, क्योंकि अब सुलेमान उनके साथ था, इसलिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। शून्य दरारों के प्रकट होने के बाद से अब आकाश में बमुश्किल ही कोई विमान उड़ता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पहले से ही एक एसयूवी तैयार है जो हमें ईएएससी की दीवारों तक ले जाएगी, लेकिन उसके बाद हम केवल पैदल ही जा सकते हैं, क्योंकि आज राजधानी के अंदर किसी भी वाहन को जाने की अनुमति नहीं है। सोलोमन जब शांति से बोल रहा था तो उसकी आवाज़ आश्चर्यजनक रूप से स्पष्ट सुनी जा सकती थी। हालांकि आपके कपड़े अच्छे हैं, लेकिन हमें आपके बाल ठीक करने होंगे, बशर्ते आप खुद को इस आदमी की तरह बेघर व्यक्ति के रूप में पेश न करना चाहें। सोलोमन ने अपने दाहिने अंगूठे से रागनार की ओर इशारा किया, जो उसके बगल में बैठा था, और जवाब में बड़बड़ाया, मैं बेघर नहीं लग रहा, तुम बस ईर्ष्या कर रहे हो। इसके अलावा उसके पिता के भी लंबे बाल हैं, तो क्या तुम यहाँ समस्या नहीं हो? रागनार की बातें सुनकर सोलोमन ने उसे आश्चर्य से देखा और अपनी ओर इशारा किया। मैं समस्या? बिल्कुल नहीं। सच में यह अभी भी एक रहस्य है कि अलियाना और ओलिविया ने इतने भयानक बालों के साथ तुम दोनों से शादी कैसे की। केवल सुलेमान ही महान कुलों के प्रमुखों से बिना किसी परिणाम के ऐसी बातें कह सकता था, क्योंकि वह एक संत है, या शायद इसलिए कि वह सुलेमान है। सोलोमन के मजाक के दौरान रागना को क्रोधित होते देख अजरील अपनी हंसी रोक नहीं सका, जिससे रागना ने उसे एक ठंडी निगाह से देखा। ऐसा लगा जैसे अचानक उसके गले पर चाकू रख दिया गया हो, जिससे वह तुरंत चुप हो गया। अरे, वह तो बहुत नाराज लग रहा है। अपनी घबराहट को छिपाने के लिए खांसते हुए अजरील ने एक प्रश्न पूछा, क्या हम अपनी अपेक्षा से बहुत पहले नहीं पहुंच गए, जबकि हमने लंबा रास्ता लिया था? मैंने सोचा था कि योजना कोई बड़ा हंगामा खड़ा करने की नहीं थी। अंत में उन्होंने निर्णय लिया कि अजील के लिए यह सर्वोत्तम होगा कि वह बड़े कुलों के प्रत्येक मुखिया की उपस्थिति के बिना अपने परिवार के साथ पुनः मिल जाए, जिससे सुलेमान बहुत अनिच्छुक था। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब तक वे चले नहीं जाते, हम राजधानी का चक्कर लगाते रहेंगे। चूंकि वे लोग आ रहे हैं, इसलिए राजधानी सामान्य से ज्यादा खाली होगी, और तुम्हारे जिंदा होने की अफवाहें क्रिम्सन एस्टेट तक एक दिन बाद ही पहुंचेंगी। रागनार ही वह व्यक्ति था जिसने उत्तर दिया, जिससे अजरियल ने उसकी ओर सिर हिलाया। उसके माता पिता शायद अब हवेली से बाहर कभी नहीं गए, जैसे उसकी बहन कभी अकादमी से बाहर नहीं गई। हालांकि उसे भी आज हवेली में होना चाहिए था। उसे शक था कि वह भी हवेली से बाहर जाएगी। अरे, ये सब वाकई बहुत तकलीफदेह है। सोचो, मैं एक दिन पहले ही ये सब पढ़ रहा था और अब मैं असली किताब में हूँ। मेरी वापसी से अब पूरी कहानी बदल जाएगी। आखिरकार ऐसा कोई तरीका नहीं था कि वह हीरो अकादमी में भाग न ले। जैसे ही सोलोमन ने दरवाजा खोला, हेलीकॉप्टर आसानी से जमीन पर उतर गया। सूर्य की रोशनी अजरियल के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे हेलीकॉप्टर से बाहर निकलते समय उसकी आंखें सिकुड़ गईं। खुद को चकाचौंध कर देने वाली रोशनी से बचाने के लिए उसने अपनी आंखों पर हाथ रखा और थोड़ा आगे देखा। अविश्वास से उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसके सामने ऊंची ऊंची भूरे रंग की दीवारें खड़ी थीं, जो इतनी विशाल थीं कि केवल आधी गगनचुंबी इमारतें ही उनके ऊपर से झांक पा रही थीं। उनके ऊपर बने विशाल बुर्ज हर जगह फैले हुए थे, और लोगों की कतारें किलेबंद शहर के द्वार की ओर बढ़ रही थीं। सैनिक दीवारों के ऊपर और नीचे मशीनगनों के साथ खड़े थे, तथा संशोधित हथियारों से लैस बख्तरबंद वाहन शहर के अंदर जाने के लिए प्रतीक्षा कर रहे लोगों की कतार को घेरे हुए थे। हाँ, मुझे कभी समझ नहीं आया कि इतनी सारी बंदूकें क्यों बर्बाद हो जाती हैं, जबकि वे ग्रेड 3 के ऊपर के किसी भी राक्षस पर मुश्किल से काम करेंगी। लेकिन खैर, सोलोमन, जो उसके बगल में था, अचानक ऊब भरे स्वर में अपने सामने के दृश्य के बारे में बोलने लगा। ईएएससी में आपका पुनः स्वागत है। तारानकन शहर के द्वार पर पहुंचने से पहले केवल 10 मिनट ही शेष थे। आश्चर्य की बात यह है कि ड्राइवर ने अजरियल से कुछ भी नहीं कहा, जिससे वह भ्रमित हो गया। क्या ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ड्राइवर अजरियल को नहीं पहचान पाया था? हाँ, और ऐसा इसलिए था क्योंकि रागनार आगे ड्राइवर के बगल में बैठा था, जबकि वह दबा हुआ था। उसके बाईं ओर सोलोमन और दाईं ओर थॉमस के बीच में बैठा था। ईमानदारी से कहें तो वह बेचारे ड्राइवर को उसे पहचानने में विफल रहने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता था, क्योंकि फ्रॉस्ट कबीले के प्रमुख को अपने बगल में बैठाकर वह बहुत घबरा गया होगा।
उसी समय सबसे प्रतिभाशाली संत उसकी गर्दन पर सांस ले रहे थे। उन दोनों से घिरे होने के कारण ये सामान्य बात थी कि अज़रियल जैसे व्यक्ति पर उसका ध्यान कम ही जाता। इसके अलावा उन्हें संदेह था कि वर्तमान में बहुत से लोग उन्हें अज़रियल क्रिम्सन के रूप में पहचान पाएंगे। और एक और बात जो उसने नोटिस की वह ये थी कि रागनार वास्तव में आगे क्यों बैठा था। यह उनकी हैसियत या गर्व से संबंधित कुछ भी नहीं था। पिछले 20 मिनट में अज़रियल को उसके कारण आसानी से समझ आ गए। अरे अरे अज़रियल, चलो मिलकर एक गाना गाते हैं। माफ़ कीजिए, मैं अपनी आवाज़ से किसी संत की हत्या करने के कारण प्रसिद्ध नहीं होना चाहता। अरे, इसका मतलब यह है कि आप गायन में अच्छे हैं या बुरे? खराब। ऐसा लग रहा था कि रागनार को पहले से ही सोलोमन के बगल में बैठने का कुछ अनुभव था। ठीक है, क्यों ना हम कुछ खेल खेलें? हम? कौन सा खेल? मुझे आश्चर्य है कि क्या इस दुनिया के खेल मेरी पिछली दुनिया जैसे ही हैं। मतलब, अभी तो सिर्फ 150 साल हुए हैं, तो कितना कुछ बदल सकता है। पीली कार वाला खेल कैसा रहेगा? ठीक है, ज़्यादा नहीं। हालांकि हम ही गेट की ओर गाड़ी चला रहे हैं। और ठीक है, तो फिर वुड यू रादर कैसा रहेगा? मुझे इसका पछतावा होगा, है ना? हालांकि उसकी जिज्ञासा और बोरियत, जो वह ईमानदारी से महसूस कर रहा था, उस पर हावी हो गई। उसके बगल में बैठा थॉमस भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि रागनार की तरह दोनों की आंखें बंद थीं। मैं उनके साथ सड़क यात्रा पर नहीं जाना चाहता, और सोलोमन इतना अधिक उत्तेजित है कि मैं उसे संभाल नहीं सकता। उद्धरण चिन्ह ... ठीक है, आप जीत गए। ठीक है, सोलोमन खुशी से खुश हो गया, जिससे अज़रियल को संदेह हुआ कि उसकी उम्र वास्तव में कितनी है। अचानक सुलेमान के चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान उभरी जब उसकी नज़र अज़रियल पर पड़ी, जिससे उसे अपने निर्णय पर पछतावा होने लगा। अज़रियल ने कसम खाकर कहा कि उसने एक क्षण के लिए सोलोमन की नज़र रागनार की ओर जाती देखी, जो अपनी आंखें बंद करके बैठा था। छी, यह पागल, कोई बेवकूफ़ी मत करो। अज़रियल को यकीन था कि एसयूवी में बैठे अन्य लोगों की तरह रागनार भी ध्यान से सुन रहा था। वह सचमुच आशा करता था कि सुलेमान कोई मूर्खतापूर्ण बात नहीं कहेगा। उसकी आशा उसी क्षण टूट गई जब सुलेमान के होंठ खुले। क्या आप सेलेस्टिना फ्रॉस्ट के साथ डेट करना चाहेंगे? हाँ, मेरी राजकुमारी को अपने बेवकूफ़ी भरे छोटे छोटे खेलों में शामिल करने की हिम्मत मत करना। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि रागनार ने गुस्से में अपनी आवाज़ ऊंची कर दी, जिससे लगभग सभी लोग चौंक गए। एक वाह! कार के डगमगाने पर ड्राइवर के मुंह से एक तेज चीख निकली, लेकिन उसने समय रहते उसे फिर से स्थिर कर लिया। आह, मुझे बहुत दुख है, लॉर्ड रागनार, संत सोलोमन। ड्राइवर ने पूरे शरीर में ठंडे पसीने के साथ ईमानदारी से माफ़ी मांगी। हाँ, नहीं, मुझे माफ़ करना। मुझे तुम्हें इस तरह नहीं डराना चाहिए था जब तुम गाड़ी चलाने पर इतना ध्यान दे रहे थे। नहीं, कृपया माफ़ी मत मांगिए, मैं ऐसी चीज़ों के लायक नहीं हूँ। विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आरदाएं, जैसा कि फ्रॉस्ट कबीले के मुखिया से अपेक्षा की जाती है, जो अत्यंत उदार होने के लिए जाना जाता है। उन्होंने तुरंत खुद को शांत कर लिया और ड्राइवर को डांटा भी नहीं और स्वीकार कर लिया कि गलती उनकी थी। हालांकि वास्तव में जिसे दोषी ठहराया जाना था वह कोई और ही था। अपनी बाईं ओर देखते हुए उसने देखा कि सोलोमन सीधे सामने देख रहा था और अपनी हंसी को दबाने की पूरी कोशिश कर रहा था। धिक्कार है इस पागल पर। उसने निश्चित रूप से ऐसा जानबूझकर किया था। दूसरी ओर थॉमस अभी भी अपनी आंखें बंद करके बैठा था, मानो उसे पहले से ही इसकी उम्मीद थी। हालांकि मैंने ऐसा कहा, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं सेलेस्टिना के तुम्हारे साथ डेटिंग करने के खिलाफ हूँ, अज़रियल। उद्धरण चिन्ह। एसयूवी में बैठे सभी लोग अचानक रागनार के मुंह से निकली बेतुकी बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। हालांकि ड्राइवर का कारण बाकी लोगों से अलग था, क्योंकि उसने शीशे के माध्यम से अज़रियल पर अपनी नज़रें थोड़ी सी कुढ़ीं, फिर वे आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। अज़रियल क्रिम्सन, क्या बकवास है? उसका क्या मतलब है कि मैं उसके साथ डेटिंग करने के खिलाफ नहीं हूँ? ये तो बस एक खेल था यार। उस पागल ने तो ये भी नहीं बताया कि दूसरी लड़की कौन होती। हालांकि वह अपने मन में चिल्ला रहा था कि शायद यह अच्छा ही था कि दूसरी पसंद का खुलासा कभी नहीं किया गया, क्योंकि वह निश्चित रूप से असहजता से बचने के लिए उसे ही चुनता। लेकिन अब ऐसा लगता था कि अज़रियल सेलेस्टिना को नहीं चाहता था, जिससे उसे रागनार का क्रोध झेलना पड़ता। क्या वह सचमुच मुझे अपनी बेटी से मिलाने की कोशिश कर रहा है? आप उन सबसे सुंदर युवकों में से एक बन गए हैं जिन्हें मैं जानता हूं, और आप बेहद प्रतिभाशाली हैं, इसलिए निश्चित रूप से आप मेरी बेटी के लिए एकदम सही जीवनसाथी होंगे, और यह भी कि आप जोकिन के बेटे हैं।
अज़रियल ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, जैसा कि थॉमस और सोलोमन ने भी किया, रागनार की ओर, जिसने अपनी बाहें एक साथ मोड़ ली थीं और उसकी आंखें फिर से बंद थीं। किसी कारणवश उन्हें ऐसा लग रहा था कि आखिरी हिस्सा ही मुख्य कारण था। तुम उससे पहले भी कई बार बात कर चुके हो, है ना? तुमने देखा ही है कि वो कितनी स्मार्ट, खूबसूरत और प्रतिभाशाली है। तुम्हारी उम्र के कितने ही लड़के उसका बॉयफ्रेंड बनने के लिए जान दे देंगे। और वो पहले से ही ग्रेड 2 की जागृत लड़की है, उसे आगे बढ़ने के लिए बस 30 से ज़्यादा ग्रेड 3 के जानवरों को मारना होगा। वह सचमुच मुझे उसके साथ सेट करने की कोशिश कर रहा है। सोलोमन का मुंह खुला का खुला रह गया, वह विश्वास से रागना को देख रहा था, क्योंकि ड्राइवर के कान बहुत सी बातें सुनकर लाल हो गए थे। थॉमस को अपनी कनपट्टियों की मालिश करते देखा जा सकता था। तो आप क्या कहते हैं? क्या आप मेरी बेटी के साथ रहना चाहते हैं? उसका प्रश्न सुनकर सभी लोग अचानक उसके उत्तर की प्रतीक्षा में सांस रोककर अज़रियल की ओर देखने लगे। यहाँ तक कि ड्राइवर भी सड़क की बजाय उस पर ध्यान केंद्रित करता हुआ दिखाई दे रहा था। वह चाहता है कि मैं अभी जवाब दूं। अरे, मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ? निश्चित रूप से, जब वह पुस्तक पढ़ रहे थे तो सेलेस्टिना फ्रॉस्ट उनकी पसंदीदा नायिका थी। लेकिन वह तब की बात है जब वह सिर्फ किताब का एक पात्र थी। अब वह अज़रियल क्रिम्सन था, जो कि पाथ ऑफ हीरोज़ की दुनिया का एक वास्तविक व्यक्ति था। ये किताब लियो करूमी नहीं है, जो एक साधारण हाई स्कूल का छात्र है। वह जानता था कि वह लियो करूमी से प्यार नहीं करता था या ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा लगता था जैसे वह उसे एक आदर्श की तरह मानता था। मैं क्या कहूँ? अगर मैं मना कर दूँ तो क्या वह मुझे अपने परिवार से मिलने से कुछ घंटे पहले ही मार डालेगा? वह चौंक गया जब उसने देखा कि रागनर की ठंडी नीली आंखें अचानक उस पर टिक गई थीं। इधर उधर दौड़ते हुए उसकी नज़र सोलोमन से मिली, जिसने बस अपनी नज़रें फेर लीं। गद्दार, वह कमीना ही वह कारण था जिसके कारण वह पहली बार इस झंझट में फंसा था। द्वितीय, हम पहुंच गए। मानो कोई देवता उतर आया हो। ड्राइवर के नम्र शब्दों ने उसे राहत की सांस लेने पर मजबूर कर दिया। ओह ठीक है, हमें इसे किसी और समय खत्म करना चाहिए, अज़रियल। हाँ, कृपया ऐसा न करें। वे पहले ही गेट से गुजर चुके थे और किसी को पता भी नहीं चला क्योंकि गेट उनके लिए तुरंत खुल गया था, जिससे एसयूवी पर फ्रॉस्ट कबीले की प्लेट पहचान में आ गई। जब वह उनके साथ कार से बाहर निकला तो वह पूरे समय सोलोमन को घूरता रहा और शहर को देखते हुए उसके मन में केवल एक ही विचार आया। शब्द इस न्याय को रत्ती भर भी व्यक्त नहीं कर सकते। गगनचुंबी इमारतें आसमान में ऊंची उठी हुई थीं, उनकी कांच की सतहें सूर्यास्त को प्रतिबिंबित कर रही थीं। उनमें से कुछ में आधुनिक डिज़ाइन को एलईडी पैटर्न में बदलाव के द्वारा उजागर किया गया था। सड़कें लोगों की चहल पहल से गुलजार थीं। इमारतों पर लगे बड़े बड़े स्क्रीन पर जीवंत विज्ञापन दिखाई दे रहे थे। कुछ फुटपाथों पर सार्वजनिक कला प्रतिष्ठान लगे हुए थे तथा ऊपर कुछ सबसे ऊंची इमारतों से जुड़े स्काईब्रिज थे तथा कतार में कैफे और बुटीक थे। सड़क पर मिलने वाले भोजन की सुगंध उच्च और निम्न स्तर के रेस्तराओं की खुशबू के साथ मिलकर वहां मौजूद विविधता का संकेत देती है। ये शहर प्रौद्योगिकी और प्रकृति का मिश्रण था। उसके पास इस शहर के पिछले अज़रियल की यादें थीं, लेकिन सचमुच ऐसा लगा जैसे वह ये सब पहली बार देख रहा हो। EASC तारांकन। आज EASC में महान वंश के सभी 4 प्रमुखों के उपस्थित होने के कारण सड़कें काफ़ी खाली थीं और सुरक्षा से भरी हुई थीं। केवल वे लोग जो EASC में रहते हैं और जिनकी पूरी तरह से जांच की जाती है, उन्हें ही शहर में घूमने की अनुमति दी गई। बेशक अज़रियल और उसके साथ के अन्य लोगों को छोड़कर बाकी सभी। राजधानी में घूमने की अनुमति है या नहीं, इसकी जांच कराने में परेशानी होने के कारण अधिकांश लोगों ने अपने अपने घरों के अंदर ही रहने का निर्णय लिया। अंततः बाल कटवाने के बाद अज़रियल एक कॉफ़ी शॉप में सोलोमन के सामने बैठा था। थॉमस और आश्चर्यजनक रूप से रागना को उनके आदेश मिल रहे थे। यह अच्छा हुआ कि पूरी दुकान खाली कर दी गई, क्योंकि अधिकतर लोगों की खांसी से खून निकलता, ठीक वैसे ही जैसे स्टाफ सदस्यों ने किया। ये देखते हुए कि अब वे दोनों अकेले थे, यह अज़रियल के लिए कुछ बातों की पुष्टि करने का सही अवसर था। जागने के बाद एक बार भी वह स्वयं को पूरी तरह से सहज नहीं होने दे पाया। उसके सामने बैठे व्यक्ति के साथ नहीं। सोलोमन ड्रैगनहॉर्ट, अन्य संतों द्वारा गुप्त रूप से भी जाना जाता है। विदूषक, आप वास्तव में क्या चाहते हैं? अज़रियल ने सीधे मुद्दे पर आकर कहा कि वह सोलोमन के साथ और कोई खेल नहीं खेलना चाहता था। निश्चित रूप से उनके साथ ही EASC में वापसी लगभग कभी भी उबाऊ नहीं थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह सोलोमन के साथ तनाव में नहीं थे। ठीक वैसे ही जैसे अब अज़रियल के मामले में जोकर का ध्यान हमेशा पुस्तक के नायक पर रहता था, जब वह अकादमी में शामिल हुआ था और अपने वर्ष में प्रथम स्थान पर था।
पुस्तक में सोलोमन के बारे में वास्तव में गहराई से नहीं बताया गया है, या कम से कम तब तक नहीं जब तक कि इज़राइल ने इसे नहीं पढ़ा, सिवाय इसके कि वह किसी तरह नायक अकादमी में प्रोफेसर था, सबसे प्रतिभाशाली संत था। और मैं वास्तव में क्या चाहता हूँ? मैंने तो रागनार को अपना आदेश पहले ही दे दिया है। उसे मासूमियत से पेश आते और अपना सिर झुकाते देख अज़रिएल को सोलोमन के सुंदर चेहरे पर मुक्का मारने की इच्छा हुई। मेरा मतलब है, तुम अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो? जोकर। जिस क्षण अज़रिएल ने ये कहा, ऐसा लगा जैसे उनके चारों ओर की हवा जम गई हो। अरे, तुम्हें मुझ में इतनी दिलचस्पी कब से हो गई? तुम तो मुझे शर्मिंदा कर दोगे। सुलेमान की बातें सुनकर और उसके चेहरे पर शर्मीली मुस्कान देखकर अज़रिएल ने पलटकर जवाब दिया होगा, लेकिन जो चीज़ उसे चुप करा रही थी वह थी उसकी आंखें, जिन्हें देखकर उसकी त्वचा सिहर उठती थी। सोलोमन की वे लाल आंखें इतनी ठंडी थीं कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह समुद्र की सबसे गहरी गहराई में डूब रहा हो। उद्धरण डॉट 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 अब पीछे मत हटो। अज़रिएल ने मेज के नीचे अपनी मुट्ठियां भींच लीं। तुम सच में अभी तक यहाँ क्यों हो? मुझे शक है कि तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति को तारीफ या इनाम की परवाह होगी। तुमने ये भी साबित कर दिया है कि मैं सचमुच कितना प्रतिभाशाली हूँ। रागनार के विपरीत, जो जोकिन का करीबी था, सोलोमन वास्तव में किसी विशेष व्यक्ति का करीबी नहीं था। न ही वह ऐसा व्यक्ति था जो अपनी जान बचाने के बदले में कुछ पाने की परवाह करता। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने प्रश्न का उत्तर पहले से ही जानते हैं। सुलेमान सही था। अज़रिएल को पहले से ही उत्तर पता था, लेकिन उसे यह कहते हुए सुनने से एक तरह से ये भी पुष्टि हो गई कि वह 100% सही था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, है ना? सोलोमन अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और अपनी आंखें बंद कर लीं। सही कहा। मैं सच में किसी ताकतवर से लड़ना चाहता हूँ। कोई ऐसा जो मुझसे एक बार लड़ने के बाद भाग न जाए और डर न जाए। सिर्फ वो कमीना सिलियस ही मुझसे लड़ता, लेकिन वो 1 साल पहले शून्य लोक में प्रवेश करते ही गायब हो गया, फिर कभी उसका पता नहीं चला। अज़रिएल के अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति सुलेमान के शब्दों को सुनकर भय से पीला पड़ जाता। आखिरकार, सिलियस गेल, सबसे मजबूत, पूरे विश्व में तथा उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में सबसे शक्तिशाली ग्रेड 1 संत के रूप में जाना जाता है, जो स्पष्ट रूप से एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने सोलोमन के साथ युद्ध करने का साहस किया था। लेकिन अब सोलोमन उसे बता रहा था कि सबसे शक्तिशाली मछली 1 साल से गायब थी और उसे जनता से छिपाकर रखा गया था। अपनी आंखें पुनः खोलकर, जो अब ठंडी नहीं थीं, वह ये देखकर आश्चर्यचकित हुआ कि अज़रिएल कितना निश्चिंत था। शून्य लोक में रहने के बाद आप अधिक ज्ञानवान प्रतीत होते हैं। उसकी बातें सुनकर अज़रिएल धीरे से मुस्कुराया। आपको आश्चर्य होगा कि मैंने दूसरी दुनिया में रहकर कितना कुछ सीखा है। वह परेशान नहीं हुआ क्योंकि वह ये बात पहले से ही जानता था। इसके अलावा, अधिकांश लोग मान लेंगे कि 1 साल तक लापता रहने के बाद वह मर चुका है, लेकिन अज़रिएल को ये बात बेहतर मालूम थी। वह जल्द ही आ जाएगा। अकादमी उत्सव के बाद, सटीक रूप से कहें तो, अज़रिएल और सिलियस स्वयं जानते थे कि वह जरा भी शक्तिशाली नहीं था। समुद्र में हमेशा एक बड़ी मछली होती है, तो शायद सिलियस अब भी शक्तिशाली बनने के लिए भयानक घृणा से लड़ रहा था। आपको शून्य पुरातत्वविद बनना चाहिए। अज़रिएल ने अपने कंधे उचका दिए। तो अब जब सिलियस चला गया है, तो क्या आप चाहते हैं कि मैं काफ़ी मजबूत हो जाऊं और आपका मुकाबला करने वाला साथी बन जाऊं? डिंग डिंग, सही होने के लिए 1000 अंक। उनके दिलचस्प शब्दों का चयन सुनकर अज़रिएल ने सिर हिलाया। मैं ही क्यों? भले ही अन्य संत आपसे लड़ना न चाहें, क्या आप शून्य क्षेत्र में जाकर कुछ टाइटन्स या लेविथान से नहीं लड़ सकते? अज़रिएल की बातें सुनकर सुलेमान ने अपना सिर हिलाया। चाहे मैं कितनी भी प्रतिभाशाली या ताकतवर क्यों न हो, उन बुरे सपनों से अकेले लड़ना आत्महत्या के समान है। ये सच है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझसे लड़ने की हिम्मत करता है, तो इसका मतलब है कि वह व्यक्ति भी मेरे साथ उन भयावहताओं के खिलाफ लड़ सकता है। आखिरकार अज़रिएल को पूरी तरह से समझ आ गया कि सुलेमान वास्तव में क्या चाहता था। वह व्यक्ति केवल लड़ाई के लिए ही नहीं बल्कि एक ऐसा साथी भी था जिसके साथ वह लड़ सके। तो वह चाहता है कि मैं इतनी मजबूत हो जाऊं कि उसकी पार्टनर बन सकूं, है ना? मैं समझ गया। यह मेरे पक्ष में काम कर सकता है, या वह उन्हें बता सकता है और संभवतः मुझे मरवा सकता है या इसे भी बुरा कर सकता है। खोजने का एक ही तरीका था। उसने सिर हिलाते हुए अपनी निगाहें सोलोमन पर गड़ा दी, जो उस पर मुस्कुरा रहा था। ठीक है, क्योंकि अगर यह सिर्फ किसी से लड़ना होता तो आप आसानी से उन्हें चुनौती दे सकते थे। जैसे ही ये शब्द उसके होठों से निकले, सोलोमन की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसकी जगह एक ठंडी अभिव्यक्ति ने ले ली, जिससे अज़रिएल का हर रोंगटा खड़ा हो गया और उसकी त्वचा से हर उठी।
ये पहली बार था जब उसने उसे अपने प्रति इतनी ठंडी बात करते सुना था, लेकिन पकड़ लिया उसे। अज़रियल को यकीन नहीं था कि सुलेमान सचमुच उनके बारे में जानता है या नहीं, लेकिन अब वह जानता था। अब वह वास्तव में कहाँ खड़ा है। संप्रभु। सुलेमान की आंखें चौड़ी हो गईं। अज़रियल, क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें उनके बारे में बताया था? उसने किया। उसने ऐसा नहीं कहा, लेकिन यह ऐसी बात नहीं थी जिसे सुलेमान को जानने की जरूरत थी। उसे यह जानना था कि अज़रियल को सम्राटों के बारे में पता था। मुख्य रूप से 4 शासक जो एशिया में 4 महान कुलों पर शासन करते हैं। प्रत्येक महान कुल का एक शासक होता था। एलिजाबेथ क्रिम्सन कबीले की शासक थीं और अज़रियल की दादी भी थीं। कैथरीना फ्रॉस्ट कबीले की शासक और रागनार की चाची भी है। सोलारिन नेबुला कबीले का संप्रभु है। वैलेरियन डस्क कबीले का शासक था। न केवल एशिया में बल्कि दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में भी 4 महान कुलों का प्रभुत्व है। दोनों महाद्वीपों में एक ही संप्रभुता है। पृथ्वी पर कुल 6 संप्रभु जीवित हैं। पृथ्वी पर, लेकिन शून्य क्षेत्र में नहीं। एक 7वां राजा भी था, जिसके बारे में सुलेमान को संदेह था कि उसे पता भी था। वेलिथ, एक संप्रभु जो शून्य क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है, ऐसे कारणों से जिसे अज़रियल भी नहीं जानता था। वह ये जानता था कि न केवल वह बल्कि कहानी का नायक भी वेलिथ के बारे में जानता है, या यूं कहें कि उसके और संप्रभुओं के अस्तित्व के बारे में जानेंगे। एक निश्चित खोज, जहां सिस्टम उसे शून्य क्षेत्र में भेज देता है, लगभग उसकी अपनी मौत बन जाती है, क्योंकि नायक पर अप्रत्याशित रूप से ग्रेड 2 एबिसल द्वारा हमला किया जाता है, जब तक कि वेलिथ उसे बचा नहीं लेता। जब नायक को पृथ्वी पर वापस भेजा गया और उसे संप्रभुता के बारे में सच्चाई का एहसास हुआ, तो उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में दोनों दुनियाओं में कितना कमजोर और छोटा था, यहाँ तक कि व्यवस्था के साथ भी। एक संपूर्ण चरित्र विकास चक्र। कितना अच्छा। 7वें सम्राट को मूलतः केवल अन्य 6 सम्राटों और अज़रियल ही जानते थे, और स्वयं 6 शासकों को केवल महान कुलों से संबद्ध कुछ चुनिंदा संतों या स्वयं महान कुलों के प्रमुखों द्वारा ही जाना जाता है। हालांकि सुलेमान और सिलियस को शासकों के बारे में कैसे पता था, यह एक विशेष मामला था। सिलियस स्वतंत्र होने के बजाय एक कठपुतली की तरह था जिसका उपयोग 6 शासकों ने अपने अपने उद्देश्यों के लिए किया। यही कारण है कि वह शून्य क्षेत्र में अधिक शक्तिशाली बन रहा है तथा अब कठपुतली नहीं बनना चाहता। जहां तक सुलेमान का प्रश्न है, वे संभवतः उस पर नियंत्रण रखना चाहते थे क्योंकि वह अभी भी युवा है और सबसे प्रतिभाशाली संत है। ये केवल समय की बात है कि वह संप्रभु बन जाए, और इसलिए अन्य संप्रभु उसे अपने पक्ष में करना चाहते हैं और उस पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। उफ, मुझे उन कमबख्त पुराने कमीनों से नफरत है। सोलोमन के चेहरे पर अब ठंडक नहीं थी, बल्कि बोलते समय वह झुंझलाहट में बदल गई। तुम्हें पता है कि तुम्हारी अपनी दादी एक चुड़ैल है। उसने मुझे बहकाने की कोशिश की ताकि मैं क्रिम्सन कबीले से जुड़ जाऊं। अज़रियल ठिठक गया। वह जानता था कि राजा लोग थोड़े अतिवादी माने जाते थे, लेकिन सचमुच क्या बकवास है। उम्र का अंतर बहुत बड़ा था। उसे अपनी दादी से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। यदि उसे अपनी यादें सही से याद हों, तो वह जानता था कि वह हमेशा दयालु व्यवहार करती थी और जब भी वह आती थी, उसे और जैस्मीन को बहुत लाड़ प्यार करती थी। मुझे लगता है कि मैं उसे फिर कभी उसी तरह नहीं देख पाऊंगा। क्या वह सचमुच सोचती है कि यह मुझ पर काम करेगा? आखिर वह चुड़ैल मुझे क्या समझती है? ओह, और मुझे फ्रॉस्ट कुतिया के बारे में बात शुरू मत करवाओ। ऐसा प्रतीत होता है कि वह किसी भी बड़े कुल में शामिल होने में रुचि नहीं रखता। दरअसल ऐसा लग रहा था कि सुलेमान राजा के खिलाफ द्वेष रखता था। अच्छा, अब मुझे बस उसे मनाना है ताकि एशिया का पतन नहीं होगा।